चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और चूँकि रात में कल क्लास नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज सुबह में ही क्लास हो रहा है बच्चे। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का। देखिए, पहला प्रश्न पर हम लोग आ रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। बच्चे, पहले प्रश्न पर हम आ रहे हैं। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है, और कई बार आपने इस प्रश्न को बनाया होगा। बच्चे, इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आप डिस्कस भी किए होंगे। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां कह रहा है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। अब देखिए, ठीक है, 4 पहियों वाला वाहन आपके वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। ये देखिए, ये आपका वृत्ताकार पथ है। यहां पर 4 पहियों वाला वाहन है ना। ये देखिए, ये वाहन है आपको जिसमें 4 व्हील्स है। 4 व्हील्स है, तो आपको पता है कि जैसे 4 व्हील्स होगा तो यहाँ आपके ये जो आंतरिक पहिया है, यहाँ पर क्या होगा, ये अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल लगेगा, जिसकी वजह से आपको, ठीक है, इस अभिकेंद्रीय बल की वजह से यहाँ पर क्या होगा, तो बाहर के तरफ एक अपकेंद्रीय बल लगता है या जड़त्वीय प्रभाव लगता है। याद रखना है, यहाँ पर क्या लगेगा, इनर्शियल इफेक्ट लगेगा। इनर्शियल इफेक्ट, ठीक है, जड़त्वीय प्रभाव, इनर्शियल इफेक्ट लगता है। ध्यान देना भाई मेरे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, आपका जो ये 4 पहिया वाला वाहन है, यहां पर केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है। Fc बराबर mv² बाय r, है ना। सेंटीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, जिसकी वजह से आपको जड़त्वीय प्रभाव, है ना, जड़त्वीय प्रभाव बाहर की तरफ लगेगा। और ये क्या होगा, तो किधर की तरफ फिसलने की संभावना इसमें बढ़ जाएगी, तो बाहर की ओर। याद रखना, बाहर के पहियों पर ये फिसलेगा, क्योंकि जैसे ही मोड़ आएगा तो आपको पता है, जैसे ही वेग ज्यादा होगा तो यहाँ tan थीटा बराबर v² होता है ना, v² होता है। जैसे ही वेग ज्यादा होगा तो झुकाव बढ़ेगा और बाहर वाला पहिया हल्का सा उठ जाएगा, जिसकी वजह से वो उसके पलटने की संभावना किधर होगी, तो बाहरी पहियों पर वह पलटेगा। ध्यान में रखना है भाई मेरे, किधर के पहिए पर पलटेगा, बाहरी पहियों पर पलटेगा। किसकी वजह से, तो मैंने यहाँ पर एक लिखा है टर्म, जड़त्वीय प्रभाव, इनर्शियल इफेक्ट की वजह से वह क्या होगा, तो जड़त्वीय प्रभाव की वजह से वह बाहर के पहियों पर पलटेगा। ये सही है, ये सही कथन है। चलिए फिर देखते हैं, अंदर के पहियों पर उल्टेगा। जब बाहर के पहियों पर उल्टेगा तो अंदर के पहिए पर तो अभिकेंद्रीय बल वहां पर लगता है, झुकाव जरूर उधर की ओर होगा, लेकिन पलटेगा किधर, तो बाहरी पहियों पर। किस प्रभाव के कारण, तो इनर्शियल इफेक्ट के कारण वह बाहर के पहियों पर पलटेगा। तो जब बाहर की तरफ पलटेगा तो आपको पता है कि जहां घर्षण कम होगा वहीं फिसलेगा। घर्षण ज्यादा कहां होगा, तो आपको पता है ये ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा। कौन, तो ठीक है, आपका अंदर वाला पहिया जो है वो सतह के ज्यादा कांटेक्ट में होगा। तो कांटेक्ट में ज्यादा होगा तो आपको घर्षण ज्यादा होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अंदर का पहिया, ये क्या मैंने कहा, अंदर का पहिया जो है, ठीक है, सतह के, है ना, सतह के संपर्क में ज्यादा होगा। सतह के संपर्क में ज्यादा, याद रखना, संपर्क में ज्यादा तो घर्षण कम होगा। याद रखा, सतह के कांटेक्ट में ज्यादा होगा तो घर्षण ज्यादा होगा, फिसलेगा नहीं, है ना। जहाँ आपको घर्षण ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये फिसलेगा नहीं। ध्यान में रखिएगा, फिसलेगा। जहां घर्षण ज्यादा होता है वहां वस्तु फिसलता नहीं है, ध्यान में रखना है। तो कहां फिसलेगा, तो जहां घर्षण कम होगा। याद रखना, बाहर के तरफ क्या होगा, आपको सतह से कांटेक्ट कम होगा, सतह से संपर्क कम, सतह से संपर्क कम। तो संपर्क कम जैसे हुआ तो आपको घर्षण कम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, घर्षण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, तो घर्षण जैसे ही कम होगा तो फिसलेगा। याद रखना है, फिसलेगा कि कौन से पहिए पर, तो बाहर के पहिए पर। बाहर के पहिए पर ही फिसलेगा भी, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये क्या होगा, ये आपका सही हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। विल स्लाइड इनवर्ड्स, ये दोनों गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा भाई मेरे, तो ये हो जाएगा 1 और 3 आपका सही है। आंसर नंबर 1 ए हो जाएगा। ध्यान में रखना है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। बच्चे, 4 पहिए वाहन पर क्या होता है कि वृत्त के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है। एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए, है ना, जिसकी वजह से आपको अंदर वाला पहिया हल्का सा झुक जाएगा।
ठीक है, झुक जाएगा। जैसे ही झुका तो बाहर वाला पहिया पर क्या होगा, जड़त्वीय प्रभाव, इनर्शियल इफेक्ट कम हो जाएगा, जड़त्वीय प्रभाव कम होगा और यह क्या होगा, तो उल्टेगा बच्चे बाहरी पहिए पर। ध्यान में रखना है किस प्रभाव की वजह से, जड़त्वीय इनर्शियल इफेक्ट की वजह से, ठीक है, उसके द्रव्यमान के कारण, है ना, द्रव्यमान के कारण ये बाहर की पहियों की पर उल्टेगा। फिर देखिए मैंने फिर आपको क्या बताया कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा, तो ये नहीं, गलत हो गया, जड़त्वीय प्रभाव के कारण बाहर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर के तरफ फिसलेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना बच्चे कि सतह के संपर्क में ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कहां होगा, तो अंदर के पहियों पर होगा, तो घर्षण ज्यादा होगा, फिसलेगा नहीं, है ना। और कहां, तो आपको सतह के संपर्क में कम रहेगा, कहां पर, तो बाहर के पहियों पर बच्चे, इसलिए फिसलेगा कहां, जहां घर्षण कम होगा, फ्रिक्शन जहां लेस होगा वहां वह ज्यादा फिसलेगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि क्या आंसर दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है ना। तो आपको जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम कंसेप्ट पकड़ करके याद रखना है, इसको डील करना है। पहला मैंने कहा बाहर के पहियों पर क्यों उल्टेगा, तो जड़त्वीय प्रभाव के कारण। अंदर के पहियों पर, ठीक है, बाहर के पहियों पर क्यों फिसलेगा, तो घर्षण के कम होने की वजह से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आप ए नंबर मारेंगे, 1 और 3 आपका सही है, एकदम सही कर लीजिएगा भाई मेरे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कड़े जाड़ों में, है ना, जाड़े में झील की सतह हिमाशीतित हो जाती है, किंतु इसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? इन हार्श विंटर्स, आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए भाई क्या होता है, ये देखिए ये जल है, जल ये आपको क्या होगा, तो जैसे ही, ठीक है, बर्फ में जमेगा, मतलब बर्फ बनेगा। याद रखना बच्चे, जल क्या होगा, सबसे पहले जल, ठीक है, जैसे ही बर्फ बना तो आपको पता है ये कुचालक है। क्या है? कुचालक। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये कुचालक है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या एकदम याद रखना है कि जैसे ही जल बर्फ में बदला तो आपको पता है कि इसकी सघनता क्या होगा, तो आपको घट जाएगा, क्यों सघनता घटेगा भाई मेरे, तो इसीलिए घटेगा क्योंकि, ठीक है, जल जब बर्फ में बदलता है तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घनत्व घट जाएगा, जिसके कारण यह हल्का हो जाएगा। और ये जो पानी है ना, पानी का जो ऊपरी परत है, याद रखना है भाई, बार बार आपसे बताते रहते हैं कि पानी का जो ऊपरी परत है, यहां पर क्या हुआ, ये बर्फ जम गया, क्योंकि बर्फ हल्का है। बर्फ क्या है, आपको हल्का है, एकदम ध्यान में रखना, बर्फ क्या है, हल्का होता है, और नीचे जो है जल है, और ये नीचे जल, ठीक है, होता जाएगा बच्चे, और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल होता है। ध्यान में रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर, आप सभी बच्चों को पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर सर ने कई बार बताया है कि जल का घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये मैंने कई बार आपको कहा है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होगा, और जल का घनत्व जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतना ही आपको पता है कि भारी होगा, या घनत्व ज्यादा होगा तो ये सघनता ज्यादा होगी, तो ठीक है, सघनता ज्यादा होगी। ध्यान में रखना भाई मेरे। तो यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जल के अंदर में, बाहर क्या होगा, तो ये आपको बर्फ बन गया, और बर्फ को मैंने कहा कुचालक माध्यम की भांति काम करता है, तो बर्फ उष्मा का कुचालक है। ये भी ऑप्शन आपको सही है, ठीक है। अवस्था यह किस कारण से होता है, कहा किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में रहता है। जल द्रव अवस्था में मैंने कहा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर बर्फ कुचालक नहीं होता, फॉर द फर्दर केस उष्मा का कुचालक नहीं होता, तो आपको क्या होगा, तो ये, ठीक है, ऊपरी भाग में नहीं पहुंचेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो बर्फ उष्मा की कुचालक है, ये भी सही है, और दूसरा है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये भी आपको सही है। तो 2 चीज यहां से याद रखना है कि जैसे ही जल का ऊपरी सतह जमेगा, है ना, तो क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा कि जमेगा तो सघन कम हो जाएगा, और सघन कम होगा तो ऊपरी भाग में वो तैरता रहेगा, नीचे भाग में अपने आप जल हो जाएगा। और ये जल का कौन सा गुण है, तो ये एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है। याद रखना है, जल का क्या है, ये असामान्य, जल का असामान्य, है ना, असामान्य प्रसार कहते हैं इसको, असामान्य प्रसार कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एनोमलस एक्सपेंशन इस गुण को कहते हैं। तो यहां पर दोनों आपको सही है, ए नंबर भी और सी नंबर भी। आंसर मारिएगा भाई मेरे, डी नंबर आंसर होगा, है ना। बार बार आपसे एक क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज नहीं होना है। आइस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी सही है ना।
दूसरा, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ये भी सही है। चूंकि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, तो चूंकि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है, अगर ये 5 ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं होता, केवल 4 ऑप्शन का क्वेश्चन होता, तब हम डायरेक्ट आपको ये मार लेते, है ना, लेकिन बेस्ट ऑप्शन पकड़ते। लेकिन चूंकि ये 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव चूज करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई मेरे, बार बार आपसे मैं बता रहा हूं कि आपको एकदम याद रखना है। पहला, आपको बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, दूसरा, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ये दोनों ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहा तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा तेज हवा वाली रात्रि में ओस? तो आपको पता होनी चाहिए कि तेज हवा में, याद रखना, तेज हवा में यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है कारक, ये कई बार हमने पढ़ाया है, कई बार बताया है, ठीक है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इफेक्टेड बाय, रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन इफेक्टेड बाय, किससे किससे इफेक्ट होगा, इवापोरेशन इफेक्टेड बाय, है ना, इफेक्टेड बाय। सबसे पहला इफेक्ट होता है किससे, तो भाई मेरे ये इफेक्ट होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वायु की गति, वायु की गति जितना तेज गति होगा, है ना, विंड का स्पीड जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ विंड का स्पीड, विंड स्पीड जितना ज्यादा, आपको इवापोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, जिसकी वजह से आपको नमी बचेगा नहीं बचेगा, उड़ जाएगा भाई मेरे, है ना, वाष्पित होकर के उड़ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसीलिए ओस नहीं बनेगा। यानी ड्यू डजंट फॉर्म ऑन विंडी नाइट बिकॉज, ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस, ये काफी फास्ट होता है। ये पहला एक आ गया। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, ध्यान में रखिएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, तीसरा क्या है भाई, तो आपको सरफेस एरिया याद रखना है। हम लोग कपड़े को पसारते हैं, है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। और वाष्पीकरण की दर याद रखिएगा, एक और कंडीशन होता है आर्द्रता, आर्द्रता जितना ज्यादा होगा, है ना, आपको रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही कम होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। हवा में नमी कम होती है, गड़बड़ है, हाँ, तापमान उच्च रहता है, तो ओस वाली रात्रि है तो तापमान कहाँ से उच्च रहेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि तापमान उच्च की बात ही नहीं करेंगे। तो आंसर केवल और केवल 1 नंबर होगा भाई मेरे, क्या होगा, केवल और केवल 1 नंबर आंसर होगा। तो एकदम ध्यान में रखनी चाहिए आप सभी बच्चों को। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में, अच्छा प्रश्न है और आपको अच्छे से देखना भी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने के लिए, यानी द डेवलपिंग द फोटोग्राफिक प्लेट, क्या करें, है ना। तो याद रखना है, आप सभी बच्चों को पता है कि फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में, ध्यान में रखना बच्चे, क्या क्या काम करता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट याद रखना भाई, फोटोग्राफिक प्लेट को आप डेवलप कर रहे हैं, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप कर रहे हैं, इसमें क्या काम आएगा, प्लेट को डेवलप करने में सिद्धांत क्या काम आएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चे। डेवलप करने में सिद्धांत कौन कौन सा काम आएगा, करने में सिद्धांत याद रखना है, इसका प्रिंसिपल क्या क्या होगा। तो पहला प्रिंसिपल है, याद रखना है, ठीक है, ये देखिए सिल्वर आयन जो है, जो जब फोटोग्राफी कर रहे थे तो ये क्या होता था, सिल्वर आयन जो है आयन बन गया था, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड पर आपको प्रकाश पड़ा था और सिल्वर आयन बन गया, और सिल्वर आयन फिर सिल्वर में बदल गया, यानी अपचयन, याद रखना भाई मेरे, अपचयन हो रहा है, किसका, तो सिल्वर का। तो फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने में सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है, तो अपचयन है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन भैया, तो आपको सिल्वर आयन का अपचयन, किसमें अपचयन, तो सिल्वर में, है ना। चलिए दूसरा क्या कह रहा है भाई मेरे, ये देखिए, अब जो अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड है, अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड,
अनअपघटित, याद रखना है। ये जो जब आपको प्रकाश की किरण पड़ी थी तो अनअपघटित, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड रह गया था, है ना, उस पर फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड, यानी इसको बोलते हैं अनअपघटित को डिकम्पो, मतलब आपको अनडिकम्पोज्ड, ठीक है, अनअपघटित अनडिकम्पोज्ड, डिकम्पोज्ड सिल्वर, सिल्वर अनडिकम्पोज्ड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये अनडिकम्पोज्ड है तो इसको क्या करेगा, तो ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ध्यान में रखना है, Na2H2O3, इसको सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। Na2H2O3, ठीक है, घुला देता है, घुला देता है, सॉल्युबल करता है ना, घुला देता है। तो आपको क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट, ये बन गया पॉजिटिव फोटोग्राफ, है ना, पॉजिटिव फोटोग्राफिक प्लेट बन गया, फोटोग्राफ बन गया, है ना। ध्यान में रखना भाई मेरे, मैंने कहा कि फोटोग्राफी में क्या, फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने में कौन कौन सा सिद्धांत काम करेगा। तो पहला क्या हुआ, अपचयन, और दूसरा क्या हुआ, तो भाई मेरे ये देखिए घुला देता है, सॉल्युबल, यानी आपको सॉल्युबल यानी सॉल्युबिलिटी काम करेगा, यानी पहला रिडक्शन प्रोसेस काम करेगा, दूसरा आपको सॉल्युबिलिटी काम करेगा। ध्यान में रखना है, किसका सॉल्युबिलिटी, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो अनअपघटित रह गया है फोटोग्राफिक प्लेट में, उसका, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पर काम करेगा। थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं। ये देखिए ये फोटोग्राफिक प्लेट है भाई मेरे, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट में ये देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, ध्यान में रखिएगा। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड है, अब ये लाइट पड़ा है ना, अभी हम फोटो खींच रहे हैं, है ना, लाइट पड़ा, तो लाइट जैसे ही पड़ेगा भाई मेरे, तो ये क्या होगा, ये दो भाग में टूट जाएगा, सिल्वर में Ag प्लस में और Br माइनस में, है ना, जहां प्रकाश पड़ा। हो सकता है कि यहां पर प्रकाश पड़ा, कुछ भाग में आपको ये सिल्वर ब्रोमाइड ऐसे ही रह गया, टूटा ही नहीं, प्रकाश नहीं पड़ा, ये भाग में ऐसे ही रह गया। यहां देखिए, यहां भी रह गया, यहां भी रह गया, हो सकता है ना। तो अब क्या होगा, तो जब आप, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट में इसको बदलेंगे तब क्या करना पड़ेगा, तो पहला काम मैंने कहा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। कि रिडक्शन में क्या होगा, तो ये सिल्वर आयन जो है आपको बदल जाएगा सिल्वर में, है ना। अब देखिए दूसरा मैंने क्या कहा, कि ये जो अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड है जो आपको कोने वोने में पड़ा हुआ रह गया है, जिस पर प्रकाश नहीं पड़ा है, इसको सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, तो घुला देगा, यानी AgBr, ठीक है, AgBr जो अनअपघटित है, अनडिजॉल्व्ड या अनडिकम्पोज्ड है, उसको क्या कह रहा है, तो अनडिजॉल्व्ड जो है उसको क्या किया कि ये सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं, ये इसको घोल देगा। याद रखना भाई मेरे, हाइपो सॉल्यूशन क्या करेगा, घुला देता है ना, और आपको फोटोग्राफिक प्लेट डेवलप हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, यही दो काम होता है। अब प्रश्न बनाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति काम करता है। भाई मेरे, मैंने कहा कि सोडियम थायोसल्फेट जो है ना, आपको अनअपघटित जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसको घुलाने का काम करता है, ना कि घुला देता है, ठीक है, उसको घुला देता है, घुलाने का काम करता है ना, आपको अपचयन का काम नहीं करेगा। तो गलत हो गया ये। अब देखिए मुक्त ब्रोमीन निकलता, क्या भाई, ठीक है, ब्रोमीन से कोई लेना देना है फोटोग्राफिक प्लेट को, नहीं, ब्रोमीन जरूर आयन काम आता है, लेकिन ब्रोमीन से इसको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किसके है, तो सिल्वर आयन से लेना देना है, या सिल्वर ब्रोमाइड से लेना देना है। प्रकाश प्रभावित क्षेत्र शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। भाई मेरे, मैंने कहा है कि प्रकाश प्रभावित क्षेत्र क्या होगा, तो भाई ठीक है, प्रकाश प्रभावित क्षेत्र जो है यह अपचयित होता है, अपचयित होता है ना। याद रखना है, हमने सिल्वर आयन को अपचयन करके सिल्वर बनाना है फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा सवाल है भाई मेरे, बंधु मेरे, मित्र मेरे, बहुत अच्छा सवाल है। और ठीक है, इसीलिए एकदम देखिए किस तरह से सर बता रहे हैं, यकीन मानिए सफलता इसी से मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, है ना, आपको किस प्रकार प्रभावित होगा। भाई मेरे, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां देखिए, ठीक है, ध्यान में रखना भाई, क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, एकदम याद रखनी है। कौन सा लेंस है भाई मेरे, कन्वेक्स लेंस है। चलिए अच्छी बात है, ई होगा, है ना, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सभी बच्चों से आग्रह है कि एकदम लाइक करिए बच्चे, ठीक है, लाइक कीजिए,
अपने सर को, अपने गुरुजी को जरूर लाइक कीजिए, तभी मजा आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को बोलिए कि किस तरह का डिस्कशन होता है ना, किस तरह से सर करवा रहे हैं, तभी वो और मजा आएगा और बच्चे जुड़ेंगे। क्योंकि इतना तो मेरा, ठीक है, मेरा गुरु दक्षिणा जरूर होता है बच्चे। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। भाई मेरे, अगर ढक लेंगे, है ना, अगर ढक लेंगे तो क्या होगा? ये देखिए काला कागज से बोल रहा है ढक लेंगे, तो क्या जी, ठीक है, आपको प्रतिबिंब के स्थान पर ध्यान में रखेगा, काला कागज से ढक लेंगे तो प्रतिबिंब के स्थान पर, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति पर, है ना, प्रतिबिंब के, ठीक है, आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान में रखिए भाई मेरे, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको उत्तल लेंस के, ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो कोई बात नहीं है, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस या कन्वेक्स लेंस को ढक लेने पर, कन्वेक्स लेंस को ढकने पर, एकदम ध्यान में रखिए भाई मेरे, कन्वेक्स लेंस को ढकने पर, कुछ भाग ढकने पर, है ना, कुछ भाग ढकने पर, कैसे भी ढक लीजिए आप, ढकने पर क्या, ठीक है, याद रखना बच्चे, प्रभावित नहीं होता है। क्या प्रभावित नहीं होता भाई? ये देखिए प्रभावित नहीं होता, एकदम याद रखना है, प्रभावित यानी इफेक्टेड नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। क्या नहीं प्रभावित होगा? ठीक है, ये देखिए नहीं होता है। कौन कौन सी याद रखना भाई? प्रतिबिंब का स्थान, कहां प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, प्लेस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, उस प्लेस को इफेक्ट नहीं करेगा। प्रतिबिंब का स्थान, है ना, मान लीजिए फोकस पर बन रहा तो फोकसे पर बनेगा, प्रतिबिंब का स्थान ये प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ एन इमेज, पोजीशन ऑफ एन इमेज, आप देखिए, है ना भाई, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे। पोजीशन ऑफ एन इमेज इफेक्ट नहीं होगा, फिर क्या, ठीक है, आपको मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज, है ना, यानी आपको प्रतिबिंब का आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन ये भी प्रभावित नहीं होगा, यानी आकार हो गया, आवर्धन या आकार कहिए, है ना। और तीसरी बात बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ एन इमेज, ये तीनों प्रभावित नहीं होता है। तो बोलिए कि सर प्रभावित क्या होता है ना, एकदम क्लियर रखिएगा भाई मेरे कंसेप्ट को, ये तीन प्रभावित नहीं होगा, अगर ढक भी लेंगे तो भी। अब चलते हैं प्रश्न पर, चलते हैं। यहां देखिए, बोले कि सर प्रभावित क्या होगा जब हम काला कागज से ढक लेंगे? तो बच्चे नंबर ऑफ रेज, जो मान लीजिए कि नंबर ऑफ रेज पहले इससे गुजर रहा था कितना, तो मान लीजिए 10 गुजर रहा था, 10 गुजर रहा था, है ना, या 5 गुजर रहा था, तो जैसे ही 5 गुजर रहा था आपको नंबर ऑफ रेज गुजर रहा था कितना, तो 5 गुजर रहा था। लेकिन जब आप काला कागज लगा दिए तो सामने देखिए इससे गुजरेगा एक प्रकाश की किरण नहीं गुजरेगी, है ना, इससे एक प्रकाश की किरण नहीं गुजर रही है, काला कागज वाले की जगह से नहीं गुजरा, तो नहीं गुजरा तो क्या होगा, तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण अधिक संख्या में नहीं गुजर पाएगी, किससे, तो काला कागज से नहीं गुजर पाएगा। कम संख्या में प्रकाश की किरण ही प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, जिससे आपको याद रखना है प्रतिबिंब की, ठीक है, प्रतिबिंब का चमक, प्रतिबिंब का चमक, है ना, चमक, चमक मतलब, ठीक है, आपको इंटेंसिटी, चमक, या क्या कहिए, ठीक है, आपको तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है। जैसे नंबर ऑफ रेज कम होगा तो आपको क्या होगा, केबल और केबल, ठीक है, आपको चमक कम होगी, तीव्रता कम हो जाएगी, बाकी सब कुछ अपने जगह पर रहेगा। तो लेंस के शेष भाग द्वारा कोई गड़बड़ है, प्रतिबिंब तो बनबे करेगा भाई मेरे, प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता कम हो जाएगी। एकदम सही है भाई मेरे, एकदम सही है। मैंने क्या कहा कि द ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज, ठीक है, विल डिक्रीज। याद रखना है केबल और केबल, नंबर ऑफ लाइट रे जो गुजर रहा था, ठीक है, आपको लेंस से उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब की तीव्रता या चमक कम हो जाती है। एकदम ध्यान में रखिएगा भाई मेरे, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्वर की गुणात्मकता, है ना, क्वालिटी ऑफ वॉइस या क्वालिटी ऑफ साउंड कहिए, किस पर निर्भर करता है? मैंने कहा है कि देखिए हर स्रोत जो है, प्रत्येक स्रोत, याद रखना भाई मेरे, प्रत्येक स्रोत, प्रत्येक ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्रोत, है ना, ध्वनि स्रोत यानी एवरी साउंड सोर्स, प्रत्येक ध्वनि स्रोत, है ना बच्चे, एवरी साउंड सोर्स
इसका क्या होता है, तो आपको गुणात्मकता, क्वालिटी, गुणता कहिए, गुणता या क्वालिटी डिफरेंट होता है। क्वालिटी क्या होगा, भिन्न होता है, क्वालिटी भिन्न होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, मेरी आवाज की जो गुणता है वो अलग होगी, आपके आवाज की अलग होगी, कोई और टीचर पढ़ाएंगे उसके आवाज की क्वालिटी अलग होगी। ध्यान में रखिएगा, ये क्वालिटी डिपेंड किस पर करता है, तो ये डिपेंड करता है ओवर टोन पर। ठीक है, ओवर टोन पर डिपेंड करता है, यह ओवर टोन पर, याद रखना बच्चे, गुणता क्या होगा, ओवर टोन पर निर्भर करता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ठीक है ओवर टोन क्या है, निर्भर करता है, तो भाई ठीक है आवृत्तियों का समूह है, मूल आवृत्ति याद रखना है कि ये क्या है, तो ओवर टोन या अधिस्वर क्या होता है, तो ये ध्वनि की गुणता का गुण है, ध्वनि की गुणता इसी पर निर्भर करता है। और ये ओवर टोन या अधिस्वर जो है ना, ये क्या है भाई मेरे, तो ये है आपको ठीक है मूल आवृत्ति, हाँ मूल आवृत्ति और अन्य आवृत्ति, मूल आवृत्ति प्लस अन्य आवृत्ति का समूह है ना, अन्य आवृत्ति का समूह। और ये आवृत्ति क्या होगा, हर व्यक्ति के लिए, हर वोकल कॉर्ड के लिए, हर साउंड सोर्स के लिए ये मूल प्लस अन्य आवृत्ति का समूह होता है भाई, और ये भिन्न होता है, हर सोर्स के लिए भिन्न होता है। एकदम याद रखना है, हर सोर्स के लिए क्या होगा, भिन्न होता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाई मेरे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए उच्चता के साथ घटती है, गलत बात है, सुर के रूप में सीधे बदल जाते, गलत बात है, विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। यानी हर सोर्स का, आप देखिएगा कि मम्मी फोन करती है और बिना मोबाइल का नंबर देखे आप सीधे बोलिएगा हाँ मम्मी बोलो, आवाज सुन करके, यह कौन सा गुण है, तो ये स्वर का गुणता है। हर व्यक्ति का अपना जो है स्वर अलग अलग होता है, अलग अलग ध्वनि होती है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो भाई मेरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हर व्यक्ति का अपना होता है ना, और उसमें बहुत सारी अन्य फ्रीक्वेंसी मिल करके उसको ओवर टोन बना देता है, और यही डिपेंड कर रहा है किस पर, गुणता पर। याद रखना गुणता इसी का गुण है बच्चे, किसका, ओवर टोन का। और हर व्यक्ति का, हर स्रोत का ध्वनि गुणता अलग अलग होता है, क्योंकि मूल आवृत्ति तो सेम होगा लेकिन उसमें अन्य आवृत्ति बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसके कारण ध्वनि का जो गुण है वो बदल जाएगा। तो याद रखना भाई मेरे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अरिजीत सिंह का गाना और सोनू निगम का गाना क्या होगा, तो ध्वनि सुन करके आप पता कर लीजिएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो इसी पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्लस उसके वोकल कॉर्ड द्वारा उत्सर्जित अन्य जो फ्रीक्वेंसीज है उस पर डिपेंड करेगा भाई मेरे। तो ये एकदम अलग होगा, हर सोर्स का अलग अलग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है, तो अच्छी बात है भाई, एसी और डीसी आपको पता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर है ना, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ध्यान में रखिए भाई मेरे, एसी जनरेटर पर जैसे ही चर्चा करते हैं आप सभी को पता होगा कि बस एक ही अंतर है भाई, क्या अंतर है कि हम क्या करते हैं, ये देखिए एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, बाकी सब कुछ तो सेम है कि यह किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो यह फैराडे के, याद रखिएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। बड़ा अच्छा बात है बच्चे, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बराबर मैं आपको बताता रहता हूं कि देखिए डिपेंड्स ऑन, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, कार्य करता है। चलिए, और ये बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये डिपेंड करता है। थोड़ा सा चलते हैं इस पर, देखिए ये बना रहे हैं हम क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिए बच्चे, ये हम बना रहे हैं एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। अच्छा देखिए क्या है इसमें, देखिए ये आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर है, बड़ा सा आयताकार स्टील का बना होता है। और ये देखिए भाई मेरे, ये आ गया और ये आपको आ गया नीचे, और ये क्या है, तो ये आर्मेचर मैंने कहा, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आर्मेचर है। जनरली आर्मेचर स्टील का बना होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यहां ध्यान देना भाई मेरे, ये क्या किए हम, तो ये देखिए ये स्लिप रिंग्स लगा दिए, स्लिप रिंग्स लगा दिए, ये स्लिप रिंग्स लगा दिए, और यहां पर एक कार्बन ब्रश और यहां पर एक कार्बन ब्रश लगा दिए, और ये देखिए ये बन गया क्या, तो ये बन गया, आपको इसको कनेक्ट कर दिए, ये बन गया एसी जनरेटर है ना, क्या बन गया, एसी जनरेटर। तो यहां हमने क्या लगाया है, स्लिप रिंग्स लगाया है, स्लिप रिंग्स लगाए हैं है ना, ध्यान में रखिए भाई मेरे। अब देखिए, अब हम डीसी जनरेटर बना रहे हैं,
ये देखिए डीसी जनरेटर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, डीसी जनरेटर, याद रखना भाई, जनरेटर। ये देखिए ये क्या होता है, तो भाई ये देखिए ये क्या होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। फिर यहां भी आर्मेचर रख दीजिए, यहां भी आर्मेचर हमने रख दिया, और यहां देखिए ये कर दिया मैंने क्या, कि यहां पर एक मैंने लगा दिया है क्या, तो ध्यान में रखिएगा ये लगा दिया है, ठीक है आपको, हाँ ये देखिए ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, बोलते हैं कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर लगा दिया है ना। और ये क्या बन गया, बस वही है बच्चे, केवल वहां स्लिप रिंग्स लगाए थे और यहां क्या लगा रहे हैं, तो कम्यूटेटर लगा रहे हैं, कम्यूटेटर है ना, कम्यूटेटर लगा रहे हैं। और ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपको डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर बन गया, ध्यान में रखिएगा डीसी जनरेटर बन गया। और ये देखिए हमेशा इस तरह से करंट फ्लो करेगा I नॉट, और ये देखिए समय के साथ, और ये क्या हुआ, तो भाई मेरे ये देखिए चेंज हो रहा है, ये जीरो आ गया, यहाँ I नॉट आ गया, ठीक है, फिर क्या हुआ जीरो आ गया, ये क्या होगा I नॉट आ गया। ये कौन सा करंट है, तो AC करंट है। तो अंतर दोनों में क्या है, डीसी और AC जनरेटर में अंतर बस इतना है कि AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स लगा हुआ है, डीसी जनरेटर में क्या लगा हुआ है, तो भाई मेरे यहाँ कम्यूटेटर का यूज करते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा, या हम बोलते स्प्लिट रिंग्स का प्रयोग करते हैं, स्प्लिट रिंग्स का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, स्प्लिट रिंग्स बोलिए, हाँ इसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना है भाई मेरे। बाकी देखिए सब कुछ सेम है, इसमें भी आर्मेचर है, इसमें भी ठीक है, हाई मैग्नेटिक फील्ड है ना, लगा हुआ है नॉर्थ और साउथ, है ना, उसमें लगा हुआ स्लिप रिंग्स, इसमें लगा हुआ है क्या, कम्यूटेटर। अब प्रश्न पर आइए, कह रहा है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होते हैं, है ना, डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होते हैं। बच्चे दोनों में क्या होगा, तो दोनों में मैग्नेट होता है ना, दोनों में मैग्नेट होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें विद्युत चुंबक होगा और उसमें अस्थायी, दोनों में अस्थायी चुंबक ही होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये गड़बड़ हो गया। चलिए, डीसी जनित्र उल्टा उच्च वोल्टता का जनन करता है ना, उच्च दोनों करेगा, डीसी और एसी दोनों उच्च वोल्टता का जनन करेगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, ये गलत हो गया। कारण एसी जनित्र में सर पे वलय होता है, सही बात है ना, और डीसी जनित्र में क्या होता है, दिक् परिवर्तन का कम्यूटेटर होता है। तो आंसर क्या होगा भाई मेरे, आपका सी नंबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। चलिए ध्यान में रखना भाई मेरे, देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है। अब इस प्रश्न पर आते हैं, देखिए क्या है हमारा प्रश्न, कह रहा है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। तो मुझे जहां तक पता है कि ऑन व्हाट मेजरमेंट इज द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल बेस्ड, तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन बिल जो है या तो किलोवाट आवर पर, है ना, या वॉट आवर पर, या आप कह सकते हैं वॉट आवर पर, ठीक है, वॉट आवर पर मेजर किया जाता है, मेजर करते हैं भाई मेरे, इसको मापन करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर करते हैं। अगर हम मान लें कि वोल्टेज मान लें, ठीक है, तो बच्चे ये देखिए किलोवाट आवर कैसे मेजर करते हैं, तो किलोवाट आवर मेजर करते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसी को यूनिट कहा जाता है, इकाई कहते हैं, और ये मेजर किया जाता है तो पावर गुना एन गुना टी, टी किस में, घंटा में, ध्यान में रखिएगा, आवर में, है ना, घंटे में, एच में, आवर में, है ना, और बटा क्या, 1000। अब देखिए जरा ये क्या हुआ, तो ये है आपको, ठीक है, एन मतलब क्या हुआ, तो नंबर है, ध्यान में रखिएगा नंबर, टी में क्या है, तो बच्चे टाइम है, 1000 से भागा हमने दे दिया। तो यहां देखिए वोल्टेज जब तक बात करते हैं, वोल्टेज पता नहीं क्या है भाई मेरे, वोल्टेज हो सकता है कि किलोवाट आवर को वोल्टेज बोल दे, लेकिन आपको ज्यादा बेहतर आंसर होता वॉट इंटू घंटा होता। वोल्टेज हम मान सकते हैं कि वॉट है, ये सब है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, तो वॉट है, वॉट हो सकता है, तो वॉट अगर होता तो शक्ति का मात्रक होता, शक्ति का मात्रक होता है। वोल्टेज में आप मेजर करेंगे नहीं, वोल्टेज से आप क्या मापते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। एम्पियर से आप क्या मापते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का मापन करते हैं। और बच्चे ओम से क्या मेजर करते हैं, तो ओम से आप रेसिस्टेंस या प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो जरा मेरी बात अच्छे से समझिएगा, है ना, आप वोल्टेज, चलिए पावर मेजर करते हैं तो वोल्टेज कह सकते हैं कि वोल्टेज इंटू घंटा, लेकिन ठीक है, चूंकि इस ऑप्शन में उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं भी है ना, तो ज्यादा बेहतर मेरे अनुसार आंसर मारिएगा ई नंबर, क्योंकि वोल्टेज को हम वॉट कहते हैं और वॉट से शक्ति मेजर करते हैं, ना कि ठीक है आपको किलो वॉट आवर या वॉट आवर मेजर करते हैं। तो मेरे अनुसार इसको ई मारिएगा आंसर भाई मेरे, है ना, कहीं मुझे आंसर मिला नहीं, कोई मार देगा आपको वोल्टेज, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, ध्यान में रखना है, आपको ई ही मारना आंसर। नहीं रहता ऑप्शन नंबर ई, तब हम क्या करते,
का हार खा के मार देते एक नंबर, है ना, यहाँ पर केवल एक मार देते, लेकिन चूंकि हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है इसीलिए आप वॉटेज वॉट बोलिए और ये शक्ति का मात्रक है या पावर का यूनिट होता है। तो आंसर आप ई ही मारेंगे भाई मेरे, क्या मारेंगे, ई ही मारेंगे। एन बराबर नंबर ऑफ डेज नहीं होता भाई मेरे, नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर होता है। चलिए यहाँ एन बराबर नंबर ऑफ यूनिट्स है, जैसे घर में कितना बल्ब यूज करते हैं, टी क्या है तो घंटा है ना, टी घंटे में मेजर करते हैं, है ना, दिन अगर होता तो और भी दिन करते वहां पर, तो दूसरा है ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मान लीजिए घर में 5 बल्ब है तो 5 क्या हो गया, तो आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की संख्या एन द्वारा मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। यदि ऊंचाई एच को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा। हम डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि हमको सिखाना है इसीलिए बच्चे एकदम याद रखिएगा, हम प्रिंसिपल के तहत बनाएंगे और 1 सेकंड में आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। यहां देखिए आवर्तकाल, ध्यान में रखना भाई मेरे, आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड टी। ये देखिए ये उपग्रह है, ये क्या है, ये आपको पृथ्वी है, अर्थ है, और इसके चारों तरफ मान लीजिए उपग्रह चक्कर लगा रहा है, और ये मान लेते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो आर है, और ये देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं क्या है एच है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो बच्चे ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल यहां से यहां तक, तो आर प्लस एच डिस्टेंस हो गया। यहां कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, याद रखना भाई मेरे, ये उपग्रह चक्कर लगा रहा है, और उपग्रह का आवर्तकाल याद रखिएगा, ये बार बार हम बताते हैं, इसको बोलते हैं कक्षीय वेग। कौन सा वेग, ये उपग्रह है भाई मेरे, उपग्रह या सैटेलाइट है, तो उपग्रह किस वेग से चक्कर लगाता है, तो याद रखना कक्षीय वेग से चक्कर लगाता, ऑर्बिटल वेलोसिटी से चक्कर लगाएगा, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो आवर्तकाल बराबर क्या होता है भाई मेरे, तो ये देखिए ठीक है, आपको इस पर चक्कर लगा रहा है यानी परिधि यानी दूरी हो गया, दूरी, अब बटे क्या होता है, तो दूरी, यहां दूरी कौन सा है, तो परिधि है, सरकमफ्रेंस है ना। अब बटे क्या, समय, याद रखना समय तो निकाल ही रहे हैं, बटे वेग, कौन सा वेग भाई मेरे, तो ये कक्षीय वेग, कौन सा वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है या कक्षीय वेग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए दूरी कितना है, तो भैया 2 पाई आर प्लस एच, यही ना परिधि है, चलिए अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, बटे कक्षीय वेग आपको पता है v नॉट, और आप कई बार हमसे पढ़े हैं कि कक्षीय वेग v नॉट बराबर होता है क्या, तो रूट अंडर जी आर, है ना, या आप अगर ठीक है जी आर प्लस एच कर सकते हैं, है ना, या आप कर सकते हैं कि v नॉट बराबर होता है रूट अंडर जी एम अपॉन आर प्लस एच, याद रखना भाई मेरे। और पृथ्वी के संदर्भ में इस कक्षीय वेग का वैल्यू कई बार मैंने कहा है कि 7.98 किलोमीटर 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, बहुत अच्छी बात है। तो वी नॉट का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 2 पाई और क्या हुआ आर प्लस एच बटा क्या वी नॉट का वैल्यू है बच्चे क्या, तो जी एम अपॉन क्या आर प्लस एच। ध्यान दीजिएगा जरा, अब सबको एक साथ ले लेते हैं भाई, ये देखिए ये ऊपर चला गया है ना, तो ये ले लिए 4 पाई स्क्वायर बटे जी एम, ये देखिए इसको रूट के अंदर लेके चले गए 2 पाई को, इसीलिए 4 पाई स्क्वायर रूट अंडर जी एम, ये आ गया, चलिए अच्छी बात है। और आर प्लस एच पहले था और ऊपर में चला गया क्या, ये रूट ऊपर चला गया बच्चे, ये आर प्लस एच का रूट अंडर, ये देखिए आर प्लस एच टू दी पावर 1/2 यानी रूट हो गया, ये ऊपर चला गया, तो भाई मेरे इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, किसको, ये वाला को कांस्टेंट, तो आर प्लस एच और आर प्लस एच प्लस 1/2 ये क्या हो जाएगा, तो बच्चे ये हो जाएगा आवर्तकाल टी बराबर क्या हो गया, तो ये देखिए रूट अंडर, है ना, रूट अंडर 4 पाई स्क्वायर, याद रखना है 4 पाई स्क्वायर बटा क्या जी एम, है ना, गुना क्या, अब देखिए आर प्लस एच और इंटू क्या हो गया आर प्लस एच बटा 2 यानी 3/2, आर प्लस एच टू दी पावर 3/2 आ गया। आपका क्वेश्चन यहीं पर बन गया, है ना, यानी आपको किसी भी उपग्रह का आवर्तकाल, सैटेलाइट का आवर्तकाल समानुपाती कितना, तो आर प्लस एच टू दी पावर 3/2, है ना बच्चे, ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको वहां लिख सकते थे, है ना, ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम लिखे नहीं, है ना। याद रखना है कि मैंने क्या कहा कि किसी भी उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता भाई मेरे, उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है ये समानुपाती होता है आर प्लस एच टू दी पावर 3/2 के। देखिए कितना अच्छा बात हो गया, है ना।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई बात नहीं है, इफ द हाइट h इज इंक्रीज, अब h को इंक्रीज करा दिए, तो जितना ज्यादा h इंक्रीज करेगा, है ना, जितना ज्यादा h इंक्रीज करेगा उतना ही आवर्तकाल का मान क्या होगा भाई मेरे, बढ़ेगा। h इंक्रीजेस और ठीक है आपको t इंक्रीजेस। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि उपग्रह का आवर्तकाल याद रखना है, ये उपग्रह का आवर्तकाल सर ने फॉर्मूला बताया है। उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता भाई मेरे, तो उपग्रह का आवर्तकाल ठीक है t समानुपाती ठीक है r प्लस h टू दी पावर 3/2 सर ने प्रूव्ड करके भी बताया है ना। तो बढ़ेगा, याद रखना है, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा h बढ़ेगा उतना ही आवर्तकाल बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा सवाल है भाई मेरे, एकदम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, अच्छी बात है भाई, बड़ी विषैला गैस होता है और इसकी जो एफिनिटी है किसके प्रति, आपके ब्लड के प्रति बहुत ज्यादा होती है। नाइट्रोजन गैस ये देखिए N2 है ना, कह रहा है कि समान तापमान पर गतिज ऊर्जाएं E1 और E2 है, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है। यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस एट द सेम टेम्परेचर आर E1 एंड E2। तो आपको पता है बच्चे गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई मेरे, गतिज ऊर्जा क्या होता है, कई बार मैंने फॉर्मूला बताया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, ध्यान में रखिए भाई मेरे, बराबर होगा 3/2 RT, है ना, या इसी को एक स्टेप और बढ़ा दीजिए 3/2 KT भी होता है ना, जहां K क्या है, तो K बराबर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। याद रखना बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है और ये इसका वैल्यू क्या होता है भाई मेरे बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, तो ये जो है इसके ये R/N होता है, जहां R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। यानी आपको द्रव्यमान से कोई लेना ही देना नहीं है। देखिए ठीक है, आपका जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ये केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यानी तापमान समान तो गतिज ऊर्जा समान। याद रखना बच्चे, अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आपको बस ये कंसेप्ट नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है, यदि ठीक है, यदि तापमान समान हो, तापमान गैसों का समान हो, ध्यान में रखना है गैसों का समान, इफ टेम्परेचर ऑफ गैसेस आर सेम, गैसों का समान, तो गतिज ऊर्जा समान होगा, समान गतिज ऊर्जा समान होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, गतिज ऊर्जा समान होगा, ये लिख लेना है ना। तो इस क्वेश्चन का बस इतना ही काम है ना। तो अगर तापमान कह रहा है कि ठीक है गैस का समान तापमान है तो समान गतिज ऊर्जा होगा, यानी E1 बराबर क्या होगा, E2 हो जाएगा। भाई मेरे एकदम याद रखना है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और लिख लीजिएगा पॉइंट को, नहीं लिखिएगा बार बार कंफ्यूजन में रहिएगा। एक बार लिख करके पढ़ लीजिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इस प्रश्न को देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। अच्छा बात है, नति कोण के विषय में बात कर रहा है, एंगल ऑफ डीप के विषय में। एक रात मैंने इस क्वेश्चन को हल किया था आप लोग के साथ। ये देखिए क्या मैंने कहा था, मैंने कहा था कि देखिए क्या होता है, किसी भी स्थान पर ठीक है आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र होगा और कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा। ये ऊर्ध्वाधर घटक है बच्चे, है ना, ये क्या है BV, है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये है आपको क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। तो ये जो एंगल बनाया कुल चुंबकीय क्षेत्र और कुल चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच जितना एंगल बनता है उसी एंगल को आप क्या कहते हैं, तो एंगल ऑफ डीप कहते हैं। एकदम याद रखना बच्चे, कोई भी मान लीजिए क्या हम पटना में है, पटना में कुल चुंबकीय क्षेत्र है ना, और यहां देखिए उस चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक जितना कोण बनाएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र के साथ वही कोण क्या कहलाता है, तो एंगल ऑफ डीप कहलाता है। याद रखना बच्चे, है ना। मैंने क्या कहा इसको भी नोट डाउन कर लेना है आपको, कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्या मैंने कहा, किसी स्थान विशेष पर यानी एट सर्टेन प्लेस किसी स्थान विशेष पर ठीक है आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र ध्यान में रखिए बच्चे, कुल चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, कुल चुंबकीय क्षेत्र के साथ, है ना, के साथ चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक जितना कोण बनाती है, एकदम याद रखिएगा, जितना कोण बनाती है ना, उसे एंगल ऑफ डीप कहते हैं, भूलिएगा नहीं बच्चे, एंगल ऑफ डीप कहते हैं, नति कोण कहते हैं। अच्छी बात है।
और मैंने आपको क्लास में बताया था इसी सेशन में, ठीक है, आपको मैंने कहा था कि भाई मेरे ये देखिए इक्वेटर पर इसका वैल्यू 0 डिग्री होता है और ये नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल पर ये होगा +90 डिग्री, है ना। और साउथ पोल पर क्या होगा भाई मेरे? तो -90 डिग्री होगा। ध्यान में रखिएगा, इस साउथ पोल पर क्या होगा? ये साउथ पोल है, यहां पर क्या होगा? -90 डिग्री होगा। यानी +90 डिग्री से ये देखिए 0 से 90 डिग्री और 0 से -90 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसीलिए आप 90 डिग्री डायरेक्ट मार सकते हैं। लेकिन यदि इसको बायफरगेट कर देता कि उत्तरी ध्रुव पर कितना होता है तो +90 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर कितना होता है तो -90 डिग्री होता बच्चे। तो बहुत अच्छा सवाल है, एकदम याद रखनी है आपको, मजेदार क्वेश्चन है बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण उच्च आवृत्ति के विकिरण जब किसी धातु के सतह पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? When radiation of appropriate frequency is incident on metal surface, what is the process called which leads to emission of electron? अच्छी बात है। ये देखिए धातु का प्लेट है, ध्यान दीजिएगा, ये धातु का प्लेट है, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कई बार कहा है बच्चे, ये धातु का प्लेट है और धातु के प्लेट पर जब निश्चित ऊर्जा आघात करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। उच्च आवृत्ति के विकिरण जब किसी धातु के सतह पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये देखिए HNU गिरा और यह क्या किया? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। तो एकदम नोट डाउन करना है भाई मेरे, धातु के सतह पर, ठीक है, आपको उच्च विकिरण के गिरने पर, उच्च विकिरण के गिरने पर, हाँ, विकिरण के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। देखिए कितना मजेदार चीज है, इफेक्ट कहलाता है। अब यहां पर मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और चाह रहा हूं कि कमेंट के जरिए आप उसका आंसर दें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, है ना। चलिए अच्छी बात है। मैं 2 प्रश्न यहां से पूछ रहा हूं आपको, ठीक है, उसका जवाब आपको देना है बच्चे, कमेंट के जरिए देना है। पहला क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, है ना, के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? एट फर्स्ट हु गेव द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? जल्दी से कमेंट के जरिए बताइए, किसने बताया था? एकदम याद रखना भाई मेरे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है और ठीक है किसने दिया था? ये दोनों बताना है कमेंट के जरिए, ठीक है, किसने दिया था कमेंट के जरिए दोनों बताना है आपको, और विद इन ए सेकेंड मैं इसको हल भी कर दूंगा। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि देखिए कॉम्पटन प्रभाव जो है, ठीक है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने मार दिया। कॉम्पटन प्रभाव क्या है कि देखिए धातु के प्लेट पर जब ऊर्जा गिरता है, ध्यान में रखिएगा, निश्चित ऊर्जा अगर आघात करेगा तो ये क्या करेगा? तो ऊर्जा जब आघात करेगा तो क्या होता है? तो ऊर्जा आघात किया तो ऊर्जा का मान घट गया, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाएगा और ठीक है क्या होगा? तो बच्चे ठीक है आपको इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, वो कुछ कोण से मुड़ जाएगा, प्रकीर्णन हो जाता है। यानी यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो जाएगी ना। इस घटना को आप क्या कहते हैं? इस प्रभाव को आप कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब किसी धातु पर निश्चित ऊर्जा आघात करता है तो ऊर्जा का मान घट जाएगा, जिसकी वजह से तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको क्रिस्टल के कणों से ठीक है कुछ कोण से मुड़ जाता है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? तो बच्चे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नाभ के विखंडन, आपको पता होगा कि धीमी गति का न्यूट्रॉन जब भारी नाभिक पर आघात करता है तो ये क्या होगा? 2 भागों में टूट जाता है और यहां पर ठीक है आपको उच्च परिमाण में ऊर्जा के साथ क्या होगा? तो बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को आप नाभिक के विखंडन कहते हैं। तो धीमी गति का न्यूट्रॉन जब आघात करेगा तो 2 भाग में नाभिक टूट गया और उच्च परिमाण में ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। इस घटना को नाभिक के विखंडन कहते हैं। तो कई बार मैंने चर्चा किया है
अब आते हैं भाई मेरे, इस पर आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो देखिए कमेंट के जरिए कौन बोल रहा है, एंडरसन, आइंस्टीन, CS मेटल पर। नहीं बच्चे ध्यान रखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सर्वप्रथम बताया था, ध्यान में रखिए, हर्ज ने बताया था। अब आपके दिमाग में चला सर हर्ज कहाँ से ले आए? हाँ बच्चे, हर्ज ने बताया था। ये देखिए धातु का प्लेट है, इस पर आप निश्चित ऊर्जा आघात कीजिए तो इसका ठीक है क्या होता है, एच न्यू एनर्जी फोटोन आपने इस पर डाला तो कुछ एनर्जी जो है ये खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को अपर सरफेस तक लाने में, है ना। तो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करता है और मूव कर जाएगा आउटर एटमॉस्फेयर में। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब गिरा सरफेस पर तो कुछ ऊर्जा खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने में, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को जब सतह पर आ गया था तो उसको वहां से मूव कराने में यानी काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च होता है। तो ध्यान में रखना बच्चे, एच न्यू बराबर क्या हो गया? एच न्यू बराबर हो गया आपको काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, वर्क फंक्शन होता है। और इसे ही आप क्या कहते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, है ना। ध्यान में रखिएगा, इसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ये किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। और एक बच्चे ने कमेंट किया है सर आइंस्टीन, एकदम सही है। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रिज्म के माध्यम से, ध्यान में रखना भाई मेरे, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर उसका वर्ण विक्षेपण होता है और विचलन कोण होता है। हम इस पर बात करते हैं, थोड़ा सा मेरी बात समझिए अच्छे से। यहां देखिए, जैसे प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर उसका वर्ण विक्षेपण की बात आए तो आपको याद रखना भाई मेरे, ये देखिए वर्ण विक्षेपण, ये देखिए ये प्रिज्म है और ठीक है बच्चे ये प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसको। और दो बातें जो आपको याद रखना है, एक कॉची इक्वेशन याद रखा, कॉचीज इक्वेशन याद रखा, कॉची का समीकरण। क्या कहता है कॉची का समीकरण? कहता है कि देखिए ठीक है आपका जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, समानुपाती होगा A प्लस B बटे लैम्डा स्क्वायर की, है ना। यानी जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उतना ही कम अपवर्तनांक होगा। कहने का अर्थ है जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही कम तरंग दैर्घ्य होगा, है ना। अब देखिए ये पहला इक्वेशन हो गया। याद रखना है कि अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंग दैर्घ्य होता है, ये एकदम याद रखना भाई मेरे। मैं क्या बता रहा हूं कि आपको याद रखना है क्या कि अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना। ध्यान में रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ होता है। इसको याद रखनी है आपको, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, है ना, दूसरी बातें बच्चे ध्यान में रखना है। यहां देखिए ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन है वो आपको ध्यान में रखना है क्या, तो आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये भी ध्यान में रखनी है आपको, ध्यान में रखिएगा। डेविएशन, अब ये क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बराबर होता है म्यू -1 इंटू ए, है ना, जहां ए क्या है? प्रिज्म का कोण है। ध्यान में रखिएगा प्रिज्म का कोण है। ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। यानी डेल्टा प्रोपोर्शनल किसके? म्यू के हो गया। ध्यान में रखिएगा क्या हो गया कि जो विचलन है ना, विचलन है भाई मेरे, विचलन है ना, विचलन जो है, विचलन प्रिज्म से प्रकाश की किरण का विचलन, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण का विचलन मैंने कहा ये किस पर डिपेंड कर रहा है? तो विचलन जो है याद रखना बच्चे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अपवर्तनांक के, ध्यान में रखिएगा। अब दोनों के इक्वेशन को मिला दीजिए, ये 1 नंबर मानिए, ये 2 नंबर मानिए और ये 1 नंबर मानिए। तो क्या निकल के आ गया कि अपवर्तनांक जो है ना, याद रखना है कि विचलन कोण जो है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, क्या होता है? वेवलेंथ हो जाता है। यानी जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उतना ही कम विचलन होगा, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, कहने का अर्थ है कि लाल रंग का विचलन क्या होता है भाई मेरे? तो लाल रंग का विचलन कम, है ना, कि ज्यादा कम होगा, है ना, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, कम। और बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। यानी एकदम याद रखिए ये दोनों इक्वेशन को,
क्या मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ, और ठीक है एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, दोनों को मिला दीजिए तो एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 बाय वेवलेंथ होता है। तो यहां से ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए आप प्रश्न बनाइए, तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्रता गलत बात है, ये विचलन कोण के विषय में बात कर रहे हैं। यहां से एक फॉर्मूला आ गया कि देखिए एंगल ऑफ डेविएशन जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ होता है। ये मैंने सिद्ध कर दिया आपको कॉची इक्वेशन से और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन से। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कहीं कोई गुरेज नहीं है इस आंसर को मारने में, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ होता है। तो बच्चे इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि कहां से आया सवाल, किस तरह से सवाल बनता है, नहीं तो ठीक है गुलटियां मारते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक विलियन में इतना ग्राम विलायक है। बच्चे विलियन का मतलब क्या होता है? विलियन का मतलब होता है विलियन की सांद्रता। ध्यान में रखिएगा, आपको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन करना है। विलियन की सांद्रता क्या हो जाएगा, है ना बच्चे, विलियन की सांद्रता। तो यहां देखना पड़ेगा कि कितना ग्राम क्या है, विलय है। तो विलय का आयतन, हाँ विलय का, ठीक है विलय का आयतन कहिए, विलय का द्रव्यमान बटे क्या होगा, विलियन का द्रव्यमान। ध्यान में रखे बच्चे, ठीक है विलियन का द्रव्यमान, विलाय का द्रव्यमान नहीं, विलियन का द्रव्यमान यहां ले रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई मेरे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जब भी विलियन की बात करते हैं तो विलियन के दो भाग होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है ठीक है विलायक, और दूसरा होता है क्या, इसको विलायक को बोलते हैं क्या, सॉल्वेंट। विलायक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है। और दूसरा क्या हुआ, तो बच्चे ये होता है सॉल्यूट, विलय बोलते हैं इसको, विलय बोलते हैं, है ना, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विलायक प्लस विलयन, और दोनों के मास को जोड़ दीजिए, ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 और 3 2 5 1 6, है ना, तो 5 5 10 1 आ गया और 3 2 5 1 6, 66, हमको लगता है 66 आना चाहिए, 66 ग्राम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, तो गुना 100 भी कर दीजिए भाई मेरे, इसको परसेंटेज चूंकि निकालना है, बराबर क्या होगा, तो ये विलय का द्रव्यमान है 3.5 ग्राम, है ना, बटे 66 ग्राम गुना 100 निकाल लीजिए। हमको लगता है एवरेज इतना आना चाहिए, है ना, तो आपको आ जाएगा आंसर कितना भाई, तो ये देखिए 5.26%, 5.26% के आसपास आना चाहिए, है ना। ऐसे भी काट लेते, 20 या 60 और 20 5 105 आ जाता, तो इसके आधार पर कर लीजिए इसको, है ना। तो याद ध्यान में रखिएगा, इसको मान लीजिए 20 कर लिए, 20 5 105 से थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो ये ठीक है आपको 5.26 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, मैंने कई बार कहा है कि देखिए बोर ने क्या कहा कि देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, इसका कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग ये देखिए एम भी हो गया, और अक्ष से दूरी ये क्या हुआ आर हो गया, तो कुल कोणीय संवेग, ध्यान में रखना बच्चे, कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए इसको बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम, बोर के अनुसार की बात कर रहे हैं, मोमेंटम ये क्या होता है भाई मेरे, मोमेंटम ये होता है कुल कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, एम भी आर, एम ये संवेग हो गया, एम भी संवेग हो गया, और अक्ष से दूरी आर हो गया, तो एम भी आर बराबर होता है एन एच बटे 2 ये बोर ने कहा था, बोर ने ये सिद्धांत दिया था। और बच्चे कुल कोणीय संवेग ये देखिए एल बराबर एन एच बटे 2 अब थोड़ा सा इसमें लोचा है, क्या लोचा है भाई, यहां पर ये फॉर्मूला है क्या, एल बराबर, ये कैपिटल एल है, एल बराबर एल प्लस 1, और ये एच बटे 2 छोड़ दिया है लड़के ने, एच बटे 2 होता है। ये क्या है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन ये बोर के अनुसार नहीं है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम ये भी है ना, मोमेंटम ये भी है, लेकिन है क्या, किसने दिया था, तो ये फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला किसमें यूज होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में, याद रखना क्वांटम मैकेनिक्स में कोणीय संवेग क्या होता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोणीय संवेग होता है, ठीक है, आपको मैकेनिक्स में कोणीय संवेग होता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बटे 2 एल प्लस नहीं बच्चे, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2h, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा एच बटा 2 तो ये बच्चे देखिए एंगुलर मोमेंटम किस में, तो क्वांटम मैकेनिक्स में एल इंटू क्या मैंने कहा, एल है, और ये देखिए एल इंटू एल प्लस 1 है ना, इंटू एच बटा क्या हुआ 2 आ गया, ये एच बटा 2 बाहर में है ना, ये रूट अंडर में है।
चलिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये एल, छोटा वाला एल, आप क्या, आप किसको कह रहे हैं? तो एल है क्या? तो ये द्विगांशी क्वांटम संख्या है जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आंसर आपको बोर के अनुसार पूछ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, आपको हो जाएगा एल बराबर NH/2 और इसको इसमें बहुत सारा लोचा भी है, L+L+1 कर दिया है ना, तो L × L+1/H/2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या है? नहीं पता होगा आपको कि इस शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो थोड़ा समझिएगा इसको। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है भाई मेरे? आप सभी बच्चों को पता है कि ये देखिए ये क्या है, तो ये नाभिक है ना, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में बहुत सारा चार्जेस होता है और यहाँ पर कुल जो धनात्मक आवेश है यहाँ पर पाया जाता है, कि यानी कुल प्रोटॉन पाया जाएगा कहाँ पर? नाभिक में। और ये क्या बोलते हैं, याद रखिए, टोटल प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन पाया जाता है कहाँ पर? तो भाई मेरे ये पाया जाता है आपके नाभिक में पाया जाता है। अब देखिए नाभिक में तो पाया जाएगा कुल प्रोटॉन, तो क्या होगा? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना, अलग अलग कक्षाओं में लगा रहा है। ध्यान देना भाई मेरे, अलग अलग। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पर नाभिक क्या करेगा? प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तो इस प्रभाव को जितना कम करेगा, किस पर? तो चूंकि यहां से यहां इसको खींचने का प्रयास कर रहा है, चूंकि बहुत ज्यादा, ठीक है, इस यहां पर पॉजिटिव चार्ज है कहां पर? नाभिक में। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है। तो इसको कम करने का जो काम करेगा उसको बोलते हैं कौन सा प्रभाव? तो बच्चे आपको शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन द्वारा, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक से लगने वाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक से लगने वाले, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, लगने वाले, ठीक है, क्या? तो ठीक है, यहां पर आकर्षण बल को कम करने वाले प्रभाव को, है ना, क्या कहते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। बोले कि सर ठीक है, ये शिल्डिंग इफेक्ट तो समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर ये धनात्मक आवेश लगाएगा, धनात्मक आवेश की वजह से पॉजिटिव चार्ज लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, खींचेगा अपनी ओर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस प्रभाव को, ठीक है, अपने गति की वजह से या किसी भी वजह से ये जितना कम करने का प्रयास करेगा, उसी प्रभाव को आप क्या कहते हैं? तो शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब देखिए, नाभिक में जो जितना निकट होगा, ध्यान में रखिएगा, नाभिक के जो जितना निकट होगा उसका जो परिरक्षण प्रभाव है उतना ही अधिक होगा, है ना। ध्यान में रखिए बच्चे, नाभिक के जो जितना निकट होगा, याद रखना, नाभिक के, है ना, नाभिक मतलब न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस के जितना निकट बच्चे, निकट क्या होगा? तो ठीक है, उपकक्षाएं होंगी, उपकक्षा है ये SPDF, उपकक्षा, सब ऑर्बिट्स उपकक्षा होंगी, यानी SPDF होंगी, है ना, होंगी, ठीक है। आपको परिरक्षण प्रभाव उतना अधिक होगा, एकदम ध्यान में रखा भाई मेरे। तो कौन सबसे निकट होगा नाभिक के? तो सबसे निकट होता है S ऑर्बिटर, क्योंकि ये गोलाकार होता है। उसके बाद कौन होगा? तो भाई मेरे S क्या है? सबसे निकट, नाभिक के सबसे निकट। उसके बाद कौन होगा? तो नाभिक के सबसे निकट होगा। उसके बाद कौन होगा? तो भाई मेरे उसके बाद P होगा। उसके बाद कौन होगा? तो बच्चे उसके बाद D होगा। उसके बाद कौन होगा? तो F होगा। तो बच्चे ये देखिए, इस क्रम में परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? घटता जाएगा, यानी सबसे अधिक परिरक्षण प्रभाव किसका? तो S का, उसके बाद P का, उसके बाद D का, उसके बाद F का। तो एकदम क्लियर रखिएगा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, और नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है। क्या मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक से लगने वाले आकर्षण बल को कम करने वाले प्रभाव को शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो ठीक है, आपको कक्षा जितना निकट होगा किसके? तो नाभिक की, उतना ही उसका परिरक्षण प्रभाव होगा, है ना। तो ध्यान में रखनी है भाई मेरे, बहुत अच्छा सवाल है। खैर, अस्थायी न्यूक्लियाइड्स वे हैं। तो बच्चे हमने बार बार आपको बताया है कि देखिए, नाभिक दो प्रकार के होते हैं।
नाभिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अस्थाई, है ना, अस्थाई, इसको बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस, है ना। दूसरा क्या होता है? अस्थाई, ये कई बार मैंने चर्चा किया है। अस्थाई अनस्टेबल होता है। और जब भी मैं बताता हूं कि देखिए n/p अगर बराबर 1 हो जाए तो इसको स्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं, और n/p आपको क्या होगा? ग्रेटर देन 1 to 1.5 हो जाए तो इसको अस्थाई नाभिक कहते हैं। तो कह रहा है कि अस्थाई नाभिक, तो बच्चे ए नंबर ही हो जाएगा, है ना, जिसका n/p, n मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, p मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। इसका रेशियो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बटे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का रेशियो अगर 1 हो जाए तो यह अस्थाई नाभिक होता है। और रेडियो सक्रिय नाभिक कौन होगा? तो ये देखिए n/p ग्रेटर देन 1 to 1.5, ये अस्थाई होता है, अस्थाई अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, और यही रेडियो सक्रियता का प्रभाव प्रदर्शित करता है। नहीं देखिए बच्चे, कौन सा एल्केन? पोटेशियम एसीटेट। अच्छा सवाल है। ये देखिए पोटेशियम एसीटेट मतलब क्या हुआ? CH3COOK, है ना। तो ये क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस हो गया और ये टूट गया किसमें? तो बच्चे ये टूट गया CH3, हाँ, और COO माइनस प्लस क्या? K प्लस में पोटेशियम एसीटेट हो गया, है ना। अब देखिए ये क्या होगा? तो 2CH3COO माइनस, है ना, ये आ गया भाई मेरे, ये आ गया 2CH3 प्लस क्या? 2CO2, और 2CH3 क्या होता है? तो CH3 यानी ये इथेन हो जाएगा। क्या होगा? इथेन। किसका निर्माण करेगा? तो C2H6 यानी इथेन का निर्माण करता है। भाई मेरे, किसका निर्माण करेगा? इथेन का निर्माण करेगा। तो पोटेशियम एसीटेट के विद्युत अपघटन से क्या बनेगा? तो आपको इथेन का निर्माण होता है, इथेन बनता है। और इथेन दूसरा आपको क्या है? एल्केन है, याद रखना है, दूसरा एल्केन है, और इसका फॉर्मूला हो गया C2H6 होता है। ये एल्केन है बच्चे, तो एल्केन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। डाइथाइल ईथर का समावयवी क्या होता है? समावयवी अच्छा प्रश्न है भाई मेरे। डाइथाइल ईथर का समावयवी क्या होता है? तो डाइथाइल ईथर पहले लिख लेते हैं। ये देखिए, लिख लीजिए, ये क्या हुआ? C2H6, है ना, C2H5, है ना, O और C2H5, ये ना डाइथाइल ईथर हुआ। चलिए, अच्छी बात है। अब देखिए कार्बन कितना है? तो कार्बन की कुल संख्या क्या होता है? तो भाई मेरे कार्बन की कुल संख्या यहाँ 4 है। फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाँ, C4, क्या हुआ? H10 और O आ गया, ये फॉर्मूला हो गया। समावयवी या आइसोमर किसको कहते हैं? तो सेम केमिकल फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, सेम केमिकल फॉर्मूला हो। समावयवी में क्या होता है? समान आपको रासायनिक सूत्र होता है और भिन्न संरचना सूत्र, एकदम ध्यान में रखिएगा, भिन्न संरचना सूत्र होगा, है ना। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र डिफरेंट होता है ना। ये याद रखनी है बच्चे। अब इस प्रश्न पर आइए, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या हुआ? C4 आपको H10 और O है। चलिए, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं? तो भाई मेरे यहां देखिए, एक ठो O है, H का वैल्यू कितना हुआ? तो 10 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा इस पर बात कीजिए। यहां देखिए क्या हो गया? C3, है ना, एक C4 आ गया, है ना। H 3 3 9, एक क्या हुआ? 10, है ना। देखिए ये H10 आ गया, H10 आ गया, ध्यान में रखिए बच्चे, ये H10 आ गया। यहाँ पर कैसे हुआ H10? ये भी देख लीजिए, 3 3 9, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है, 10 हो गया, और ऑक्सीजन एक। हमको तो यही नजर आ रहा है यही, लेकिन चूंकि 5 ऑप्शन का क्वेश्चन है और भी देखना पड़ेगा। यहां देखिए, ठीक है, C2 और एक 3, C3, है ना। चलिए, C3 आ रहा है भाई, एक पहले ही काट दीजिए, समान फॉर्मूला नहीं होगा। जरा इसको देखिए, 2 दूनी 4, एक क्या हुआ? 5 आ गया, C5 आ गया, भाई इसको भी काट दीजिए, है ना। तो क्या होगा? तो आपको समान आपको रासायनिक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना सूत्र हो, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। ध्यान में रखना, आइसोमर्स कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा कि कौन सा संश्लेषित अपमार्जक है? अच्छा, अपमार्जक मतलब क्या होता है? डिटर्जेंट होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट कैसे बनेगा? तो डिटर्जेंट किसको कहते हैं? तो बच्चे डिटर्जेंट कहते हैं, याद रखना है, ये होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम, क्या होगा? सोडियम पोटेशियम एल्काइल सल्फेट या सल्फोनेट होता है, यानी उच्च वसीय अम्ल का। ध्यान में रखिए बच्चे, डिटर्जेंट क्या होता है? उच्च वसीय अम्ल का, वसीय अम्ल का क्या होगा? तो का एल्काइल सल्फेट, है ना, या सल्फोनेट होता है। एल्काइल सल्फेट या एल्काइल सल्फोनेट को आप क्या कहते हैं? तो डिटर्जेंट कहते हैं। सल्फोनेट को आप डिटर्जेंट कहते हैं। देखिए इसमें जरा इस प्रश्न में देखिए क्या क्या है। तो ये क्या होगा बच्चे? आपको खारे जल के साथ
अच्छा बिहेव करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है खारे जल के साथ भी कपड़े को धो देता है, खारे जल के साथ भी कपड़ा धोने में उपयोगी है, साथ भी है आपको कपड़ा धोने में उपयोगी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, कपड़ा धोने में उपयोगी है ना, धोने में उपयोगी इसको हम यूज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, एकदम सही है बच्चे। ये ऋणायनी अपमार्जक है जिसका उपयोग आप, ठीक है, ये देखिए नेगेटिव ऋणायनी अपमार्जक बोलते हैं, यानी एनायनिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट इसको कहते हैं। ऋणायनी अपमार्जक है, यानी ठीक है आपको अपमार्जक होता है। ऋणायनी मतलब क्या हुआ, तो एनायनिक डिटर्जेंट इसको कहा जाता है, सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट को। सोडियम लोराइल सल्फेट ये भी आपको क्या है, तो ऋणायनी अपमार्जक है, यानी एनायनिक, ठीक है, क्या है बच्चे, तो ये डिटर्जेंट है, याद रखना है डिटर्जेंट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेलिल पैरामिडीन ब्रोमाइड ये क्या है, धनायनी यानी कैटायनिक डिटर्जेंट इसको कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, कैटायनिक डिटर्जेंट कहा जाता है। डिटर्जेंट कितने प्रकार के, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है एनायनिक डिटर्जेंट, दूसरा होता है कैटायनिक डिटर्जेंट। तो बच्चे ये भी डिटर्जेंट है, ये भी डिटर्जेंट है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। करा हेलोजेन अम्लों की सही अम्लीय शक्ति का क्रम क्या है। भाई मेरे, आपको पता होनी चाहिए कि हेलोजन में सबसे शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसके बाद होता है क्या, HBr, उसके बाद क्या होता है, फिर HCl, उसके बाद क्या होगा, HF होता है। क्यों ऐसा है ना, जबकि आपको पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, तो आपको फ्लोरीन ये वाला होना चाहिए अधिक शक्तिशाली, नहीं होता है ऐसा, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, याद रखना, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होगा, ठीक है, वह हाइड्रोजन के साथ अधिक प्रबल बंधन बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ प्रबल बंधन बनाता है, हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, तो प्रबल बंधन बनाता है, ध्यान में रखिएगा, प्रबल बंधन बनाता है, और देर से टूटेगा बच्चे, तो प्रबल बंधन बनाता है। और जल में क्या होगा, आयनित ही नहीं होगा, याद रखना, बनाता है, जल में जल्दी से आयनित नहीं होगा, ये पकड़ के रखेगा हाइड्रोजन को जाने ही नहीं देगा, तो हाइड्रोजन नहीं जाने देगा तो ये क्या होगा, कम अम्लीय हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है। इसीलिए एसिडिटी का क्रम अगर की बात करें तो ये देखिए HF कम हो गया, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HBr होगा, और सबसे ताकतवर अम्ल अगर की बात करें तो HI हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के जस्ट क्या होगा, अपोजिट क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर होता है। ये जल में जो जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन देता है वो उतना ही शक्तिशाली अम्ल होता है, ध्यान में रखिए बच्चे, जो जल में है ना, जल में जितना जल्दी क्या करेगा, जल्दी, है ना, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक है, शक्तिशाली अम्ल होता है, शक्तिशाली अम्ल होता है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, शक्तिशाली अम्ल होता है, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई मेरे, तो आपको भूलना नहीं है, क्या जी, इसमें है गड़बड़ है ना, इसमें है गड़बड़ है, ये देखिए बराबर ग्रेटर देन, बराबर भी कह रहा है ना, ये बराबर भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई मेरे, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर मारिएगा, जो आपको बता रहे हैं उसी को केवल मारना है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से लिगेंड चेलेट बनाता है। भाई लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड चेलेट का मतलब क्या होता है, जो ठीक है, जो दो बाइवैलेंट बनाए, बाइवैलेंट, ठीक है, आपको लिगेंड बनाता है, बाइवैलेंट बनाता है, देखिए ना अभी तुरंत समझ में आएगा, बाइवैलेंट बनाता है, उसको क्या कहते हैं, तो लिगेंड कहते हैं। यानी एक धनात्मक परमाणु, याद रखना, एक धनात्मक परमाणु, आपको एक धनात्मक परमाणु दो आयनों से जुड़ा हुआ हो, धनात्मक परमाणु, ठीक है, परमाणु दो मूलकों से जुड़ा हो, दो मूलक से जुड़े, ध्यान में रखें बच्चे, दो रेडिकल से जुड़े, तभी वो क्या कहलाता है, तो भाई मेरे वह, ठीक है, लिगेंड्स क्या कहलाएगा, चीलेट्स कहलाएगा, वह लिगेंड्स क्या कहलाएगा, चीलेट्स कहलाएगा, ठीक है। जो क्या मैंने कहा कि जब एक धनात्मक परमाणु दो मूलकों से जुड़े हो, रेडिकल से जुड़े हो, है ना, तो उसको उस बाइवैलेंट रेडिकल्स को आप क्या कहते हैं, तो बच्चे चीलेट्स कहते हैं। यहां देखिए CH3COO-, CH3COO-, यहां देखिए क्या है, तो
ठीक है, यहां जो है ना एक ही परमाणु से केवल ये जुड़ेगा ना, एक ही तरह का आयन है ना, ये एसीटेट आयन है बच्चे, CH3COO-, एक ही धनात्मक परमाणु से जुड़ेगा, दोनों तरफ ये नहीं जुड़ सकता है, इसीलिए ये लिगेंड नहीं है। ये मोनोवैलेंट है बच्चे, मोनोवैलेंट है, बाइवैलेंट भी नहीं है। साइनाइड आयन ये भी देखिए CN- है, ये भी क्या होगा, आपको दोनों तरफ से नहीं जुड़ेगा। अब इसमें देखिए बच्चे, ये देखिए OCC-, ये क्या होता है पहले ये जान लीजिए, है ना, ये होता है C2O4 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो यह देखिए COO, है ना, माइनस एक तरफ, और फिर क्या हो COO-, ये देखिए दोनों तरफ से आपको, ठीक है, किससे जुड़ सकता है, तो बच्चे यह जो है आपको धनात्मक परमाणुओं से जुड़ सकता है। एक धनात्मक परमाणु दो मुल्कों से जुड़ते हैं तब वो क्या कहलाता है, जुड़ते हैं तब वो क्या कहलाएगा, वैसा लिगेंड आपको चिलेट कहलाता है। तो दोनों तरफ से ये धनात्मक परमाणु से जुड़ सकता है, इसीलिए आपको ऑक्सिलेट जो है वो क्या है बच्चे, तो आपको लिगेंड कहलाता है, वो तो ऐसा लिगेंड चिलेट कहलाता है, चिलेट कहलाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा ऋणात्मक आयन, इसको और स्पष्ट करते हैं, ऐसा ऋणात्मक आयन जो दोनों ओर से, ठीक है, धातु के परमाणु या धनात्मक परमाणुओं से, ठीक है, क्या करता है, जुड़ सकता है, ऐसे लिगेंड को आप चिलेट्स कहते हैं, है ना, ऐसे लिगेंड्स को क्या करेंगे, चिलेट्स कहेंगे। तो एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयामी तर्कों पर आधारित गतिज ऊर्जा का सही क्रम है। तो देखिए फंसाने के लिए कह रहा आयामिक तर्क, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², ये बदलता कभी नहीं है भाई मेरे, याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, हाफ mv² होता है, या काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो बच्चे ये होता है p² बटे क्या 2m, जहां p क्या है, तो p बराबर संवेग है, संवेग का वर्ग है, बटे 2 गुना द्रव्यमान है, 2 गुना क्या होता है, द्रव्यमान होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, आपको रेगुलर वे में पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, Cr2O7 2- है, अच्छी बात है। जरा देखिए कैसे इस सवाल को डील करते हैं, देखिए एकदम समान रूप से देखिए। यहां देखिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। यहां देखिए बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसका, क्रोमियम का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो ऑक्सीजन है 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना 14 हो गया, उसमें से 2 घट गया, यहां देखिए 2 घट गया है, तो क्रोमियम का निकाल लीजिए, क्रोमियम का मान लेते हैं x है 2x, और माइनस क्या, तो माइनस हो गया 7 दूनी 14, -14 आ गया, और बराबर क्या -2 आया उधर, है ना, इसको उधर लेके जाइए तो x का वैल्यू आ गया कितना, तो +6 आ गया। ध्यान में रखे बच्चे, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6 होता है, देख लीजिए अच्छे से, +6 होगा। तो वह ऐसे ठीक है आयन का या ऐसे, ठीक है, यौगिक का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, 6 से कम हो, ध्यान में रखिए, +6 से कम हो, ठीक है। Cr2, ध्यान में एकदम रखिए बच्चे, Cr2O7 2-, है ना, ऐसे ठीक है, आपको आयन या, ठीक है, यौगिक का, ध्यान दीजिए बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बराबर पूछेगा, आपको फंसा देगा। यौगिक का क्या करेगा, यौगिक का ऑक्सीडेशन करेगा, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, ऑक्सीडेशन करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कम हो, 6 से कम हो, +6 से कम हो, है +6 से कम हो। जरा अब देखिए, अब इसमें निकालिए, MnO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चे, तो MnO2 का क्या हुआ, +4 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर करेगा, देखिए +6 से ये क्या है, कम है, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। अब देखिए Fe2+, तो Fe2+, तो जितना उस पर आयन है वही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो +6 से ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, है ना। अब चलते हैं इस पर बच्चे, तो ये 4 दूनी 8, याद रखना। अब सल्फर का निकालना है, सल्फर ऑक्साइड का, तो सल्फर का SO4 2- का निकालिए। यहां देखिए क्या होगा भाई मेरे, ये देखिए 4 दूनी 8, 8 में से 2 को घटा दिए, कितना हुआ, तो -2 हो गया, तो ये क्या हुआ, +6 हो गया, यानी सल्फर का यहां +6 होता है, तो इसका भी +6 होता है। तो कभी भी Cr2O- क्या करेगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा बच्चे, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, समान है, इसीलिए इसका नहीं करेगा, है ना। किसका करेगा, तो आपको MnO2 का और Fe2+ का करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, Cr2O7 2- ऐसे आयन या यौगिक का ऑक्सीडेशन करेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो भाई मेरे, ठीक है, +6 से कम हो, है ना, +6 से कम हो, उसी का करेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा कौन, तो भाई मेरे कह रहा है कि अभिक्रिया में X नहीं हो सकता है, तो अभिक्रिया में कौन X नहीं हो सकता है, ये
ठीक है, आपको SO4 2- कभी नहीं हो सकता। देखिए कैसे बनाए हैं, आपको एकदम नोट डाउन कर लेना भाई मेरे, अगर पूछा एग्जाम में तो फटाक से बना देना है। दिया हुआ हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, ये देखिए 1 2 3 4 5, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है बच्चे। तो 5 है तो डायरेक्ट मारिए पेंटेन, है ना, पेंटेन मार दीजिए बच्चे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, हमको देखना भी नहीं है हाइड्रोजन कितना है नहीं है, ठीक है, केवल हम कार्बन देखेंगे सिंगल बॉन्ड में, और हम देखेंगे बच्चे कि सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की संख्या कितनी है और सिंगल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो दूसरा कुछ करते, है ना, दिमाग लगाना ही नहीं है। यदि आपको एल्केन होगा तो सीधे आपको कार्बन की संख्या गिननी है, सिंगल बॉन्ड है तो लिख देना है, ठीक है, जितना कार्बन की संख्या है उतना, ठीक है, लिख देंगे और ANE अंत में जोड़ देंगे, है ना बच्चे। तो 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, और अंत में क्या हुआ, तो चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ दिए तो पेंटेन हो गया, है ना, पेंटेन हो गया भाई मेरे, पेंटेन हो गया। चूंकि ठीक है 5 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन कैसे होगा, पेंटीन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कहां से आएगा, पेंटीन, पेंटीन को डबल बॉन्ड बोलते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, कहना टेफ्लॉन किसका एकलक का बहुलक होता है। बच्चे टेफ्लॉन जो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन CF2 का बहुलक होता है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होता है। और याद रखना है कि इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो इसका उपयोग, ठीक है, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में करते हैं। इसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर, ना चिपकने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाते हैं बच्चे, कुकवेयर बनाते हैं, है ना, कुकवेयर बनाते हैं। एक प्रकार का क्या है, तो भाई मेरे यह एक प्रकार का, याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है ना, ध्यान में रखना है। ये देखिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, है ना, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। डाइफ्लोरोओरोइथेन पता नहीं क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है, विनाइल क्लोराइड का यह बहुलक होता है, याद रखिएगा, विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। इसका उपयोग पाइप के निर्माण में, पाइप, उसके बाद छतरी, है ना बच्चे, छतरी बनाने में करते हैं, या हत्था बनाने में करते हैं, है ना, बहुत जगह हत्था बेकेलाइट से बनता है ना, तो पाइप और छतरी बनाने में करते हैं। PVC, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, घर में किसका पाइप यूज कीजिए, PVC यूज कीजिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कारण निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है। अच्छा प्रश्न है बच्चे, यहां देखिए पादप हार्मोन कितने, तो पादप हार्मोन कुल मिलाकर के 5 होता है। पादप हार्मोन कितने होते हैं भाई मेरे, तो 5 होगा। कौन कौन, तो सबसे पहले होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीन। ऑक्सीन, ऑक्सीन का ही एक और नाम है, या IAA, क्या होता है ये फुल फॉर्म, तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड होता है। चलिए अच्छी बात है। यहां देखिए दूसरा क्या हुआ, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन होता है। तीसरा क्या होता है भाई मेरे, जिब्रेलिन्स होता है, जिब्रेलिन्स होता है। पांचवा वो तो चौथा क्या होता है, तो एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड होता है। और ठीक है पांचवा क्या होगा, तो भाई मेरे इथिलीन होता है। और आपको पता होगा कि इथिलीन ही, ठीक है, गैस रूप में होता है। किस रूप में, गैस रूप में आपको पाया जाने वाला, ठीक है, एकमात्र पादप हार्मोन है। कौन, इथिलीन, एकमात्र पादप हार्मोन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 5 प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। यहां जरा ये देखिए फाइटोक्रोम क्या होता है। फाइटोक्रोम होता है बच्चे फोटो रिसेप्टर्स, याद रखना, फोटो रिसेप्टर्स होता है ना, फोटो रिसेप्टर्स है। और बच्चे इसके कारण पादप, है ना, इसके कारण पादप क्या होगा, तो पादपों में, ठीक है, प्रकाश के प्रति गति करने की क्षमता पाई जाती है। प्रकाश की ओर, है ना, प्रकाश की ओर गति करने की क्षमता पाई जाती है, क्षमता है। फाइटोक्रोम के कारण फोटो रिसेप्टर्स है, और इसके कारण पादपों में प्रकाश की ओर गति करने की क्षमता होती है, गति करने की क्षमता होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्षमता होती है। किसकी वजह से, तो फोटो रिसेप्टर्स की वजह से होता है। और इस फोटोक्रोम्स को कौन इफेक्ट करता है, तो बच्चे ऑक्सीन या इंडोल एसिटिक एसिड फाइटोक्रोम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ना, ध्यान में रखना है। तो फाइटोक्रोम जो है आपको पादप हार्मोन नहीं है, बाकी जिब्रेलिन्स आपको पादप हार्मोन है। इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीन आपको पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन्स याद रखना बच्चे, ये क्या करता है, तो ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में आपको क्या करेगा, सहायता करता है, विभाजन में सहायता करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है, तो आपका जिब्रेलिन्स करेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, कारण समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। अरे बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। आपको जंतु कितने प्रकार के,
ध्यान में रखिएगा, जल में अगर जंतु की बात करें तो याद रखना है कि स्थिर जल के वासी लेंटिक, एकदम सही है बच्चे, स्थिर जल के वासी लेंटिक होता है। ये जनरली मीठा जल, मीठा रुका जल, याद रखिए बच्चे, मीठा रुका जल में ये पाया जाता है। जैसे आप लीजिए तालाब, है ना, तालाब, तालाब में रहने वाले जीव को लेंटिक कहते हैं बच्चे। रुका हुआ पानी होगा और क्या होगा, तो भाई मेरे स्थिर जल होगा। चलिए अच्छी बात है। बहते जल अर्थात सरितवासी को लोटिक कहते हैं, लेकिन यहां भी क्या होगा, तो बच्चे मीठा जल होगा। मीठा जल जैसे नदी, है ना, मीठा जल जैसे नदी, धारा, है ना, नदी या धारा, धारा, है ना, याद रखना बच्चे, है ना। अब का क्या कह रहा है, नीतलस्थ या बेंथिक, ये क्या होगा, तो भाई मेरे समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं, नीतलस्थ या बेंथिक कहलाता है, बेंथिक कहलाता है। और एक और चीज याद रखिएगा, क्या आपको रेगुलर में पूछेगा कि ऐसा जीव जो कहाँ रहता है भाई मेरे, तो जो ठीक है आपको समुद्र की धारा के साथ गमन करता है। तो समुद्र की धारा के साथ गमन करने वाले जीव, याद रखना, समुद्र की धारा के साथ, ठीक है, धारा के साथ गमन करने वाले जीव, गमन करने वाले जीव, इसको क्या कहते हैं, पेलेजिक कहते हैं। गमन करने वाले जीव, याद रखना बच्चे, करने वाला जीव, ये क्या कहलाएगा, तो वाला जीव कहलाता है पेलेजिक, पेलेजिक कहलाता है, पेलेजिक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, पेलेजिक कहते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम ध्यान में रखना बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, नीतलस्थ जीव। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा भैया, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो आपको सब बच्चों को पहले से पता होगा कि ये जो ठीक है पेनक्रियाज है, मान लीजिए पेनक्रियाज है बच्चे, पेनक्रियाज इसको बोलते हैं अग्न्याशय, अच्छी बात है, अग्न्याशय कहते हैं। और ये मिश्रित ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। और इसका एक क्षेत्र होता है, मान लेते हैं ये ग्रंथि है बच्चे, ये मान लीजिए पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज मान लेते हैं, इसका एक क्षेत्र है, एक लोब है जिसको मान लेते हैं, इस लोब को आप कहते हैं क्या, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ध्यान में रखिए, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था, इसीलिए इसको लैंगरहैंस कहा जाता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये पेनक्रियाज है ना। और यहां पर 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, ध्यान में रखिए बच्चे, इस क्षेत्र में 4 प्रकार का सेल्स पाया जाता है, अल्फा, ठीक है, फिर क्या बीटा, इसको गामा भी बोल सकते हैं या डेल्टा भी बोल सकते हैं, और एक एफ कोशिका पाई जाती है, एफ सेल्स। ध्यान देना भाई, ये अल्फा से क्या निकलता है, तो अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन निकलता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ग्लूकागोन निकलेगा, है ना, जो क्या करता है, तो भाई मेरे ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है, ग्लाइकोजेन को ये बदल देगा किसमें, तो ग्लूकोज में बदल देता है। बड़ी अच्छी बात है। बीटा, यहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है जो ठीक है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। गामा या डेल्टा, यहां से सोमेटोस्टैटिन निकलता है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है, जिसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ये देखिए एफ कोशिका, यहां से एंजाइम निकलता है बच्चे, एंजाइम निकलता है, एंजाइम निकलता है कहां से, तो एफ कोशिका से एंजाइम निकलता है ना। और कौन सा एंजाइम निकलेगा, तो टीएएल निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लैपेज। बराबर मैं बताता रहता हूं, ये निकला ट्रिप्सिन और यहां निकला एमाइलेज, और फिर क्या निकला, तो लैपेज निकलता है, एमाइलेज और लैपेज निकलता है। तो बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ध्यान में रखेगा कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, और इसके एक क्षेत्र आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार की कोशिका अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा या एफ कोशिका पाई जाती है, और यहीं से आपको इतने चीज निकलते हैं। ध्यान में रखिएगा, चूंकि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, याद रखना है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो यहां देखिए, ठीक है, बीटा सेल से निकलेगा। और मैंने क्या कहा कि इंसुलिन, जैसे इंसुलिन प्रश्न आए बच्चे, तो आपको याद रखना है कि बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ये क्या करता है, तो ग्लूकोज को किसमें बदल देगा, ग्लाइकोजेन में बदलता है, ठीक है, ग्लाइकोजेन में बदलता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर एक चीज और याद रखना है कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन में क्या होता है, तो जिंक आयन होता है, याद रखना, जिंक आयन होता है, जिंक आयन होता है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिंग और वेस्ट ने किया था। ध्यान में रखिएगा, बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने आपको इंसुलिन की खोज की थी। तो बड़ा अच्छा सवाल है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जब नर और मादा को वाह के वाह लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो क्या होगा बच्चे, तो इसको बोलते हैं लैंगिक द्विरूपता। ठीक है, आप लोग देखिएगा पुरुष और महिला में ऐसा होता है। एक लिंगी एक ही लिंग एक ही में हो, है ना बच्चे। द्विलिंगी तो दोनों लिंग एक ही में हो, है ना बच्चे, तो ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। लेकिन लैंगिक, ठीक है, लैंगिक आधार पर यानी शरीर की संरचना को देख करके आप कह सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है ना बच्चे। इसको क्या बोलते हैं, तो लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि बी और सी, है ना, विटामिन बी और सी, विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील होता है। सी जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, इसीलिए क्या होगा, ज्यादातर मूत्र के साथ बाहर निकल जाएगा। बी थोड़ा बहुत संचित भी होता है, घुलनशील होता है ना, घुलनशील होता है, ठीक है, जल में घुलनशील होता है तथा मूत्र के साथ बाहर चला जाएगा, मूत्र के साथ बाहर, है ना, एकदम घुल जाएगा, मूत्र के साथ बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाता है, ठीक, बाहर हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं सर इसमें बी रहता तो बी मार सकते थे, नहीं, बी में कुछ विटामिन बी जैसे विटामिन B12 आपको क्या होता है, विटामिन B12 का संश्लेषण कहाँ होता है भैया मेरे, तो संश्लेषण आपको मैंने कहा है कि ठीक है आपको बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, बड़ी आंत के सिकम भाग में ये होता है, बड़ी आंत में होता है। तो बच्चे क्लियर रखेगा इस कंसेप्ट को, बड़ी आंत में होता है, इसीलिए विटामिन बी भी रहता, सी भी रहता, तो भी आप विटामिन सी ही मारते इसका आंसर, है ना, तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन ए याद रखना, इसको रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन डी ये कैल्सीफेरॉल हो गया, कैल्सीफेरॉल हो जाता है बच्चे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो अच्छी बात है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मेनिंगोकॉक्सी, है ना, मस्तिष्कावरण। बच्चे मेनिंगोकॉक्सी ये क्या होता है, तो मेनिंगोकॉक्सी होता है मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क में सूजन, याद रखना मस्तिष्क में सूजन कहलाता है क्या, तो मेनिंगोकॉक्सी कहलाता है, मस्तिष्क में सूजन आपको मेनिंगोकॉक्सी कहलाएगा, है ना, ध्यान में रखना बच्चे, मेनिंगोकॉक्सी क्या कहलाएगा, मस्तिष्क में सूजन आपको मेनिंगोकॉक्सी कहलाता है। और इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है, ध्यान में रखिएगा, ये जीवाणु होता है। आप पूछ सकते हैं कि सर कौन सा जीवाणु होता है, तो ध्यान में रखना है कि नाइसेरिया, याद रखना नाइसेरिया मेनिंजाइटिस होता है, नाइसेरिया मेनिंगोकॉक्सी होता है, नाइसेरिया मेनिंगोकॉक्सी, मेनिंगोकॉक्सी नामक जीवाणु जो है, कॉक्सी नामक जीवाणु जो है वह इसका मुख्य कारण होता है, मस्तिष्क में सूजन का मुख्य कारण यही होता है। और मस्तिष्क में सूजन याद रखना है कि ये किसकी वजह से फैलता है, फैलता है किसकी वजह से, तो बच्चे ये जो है ना थूक और क्या आपको खखार, है ना, खखार या बलगम जो बोलते हैं, खखार या ठीक है दूषित खाए हुए भोजन, या कहिए एक तरह से ठीक है चुंबन, है ना, चुंबन मतलब जो प्रभावित व्यक्ति है वो किस कर लिया तो उसकी वजह से फैलता है। ध्यान में रखना है ये मच्छर की वजह से नहीं फैलता है, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मेनिंगोकॉक्सी जो है आपको थूक से, ठीक है, आपको व्यक्ति के खखार से, या कहिए एक तरह से चुंबन से, या एक तरह से क्या कहिए, ठीक है, आपको किसी न किसी तरह से अगर संपर्क में पहला व्यक्ति आता है दूसरे व्यक्ति के तब फैलता, मच्छर से यह नहीं फैलता है। बमन, हाँ ना, बमन तथा ग्रीवा पीड़ा मेनिंगोकॉक्सी के लक्षण एकदम सही है बच्चे। बमन मतलब वॉमिटिंग, यानी यहां पर क्या होता है कि वॉमिटिंग होगा, और किसके साथ वॉमिटिंग, तो खून के साथ, याद रखना खून के साथ वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग किसके साथ होगा, खून के साथ वॉमिटिंग होता है बच्चे, ये इसका प्रमुख लक्षण है। और गर्दन में दर्द भी होगा, होना, है ना, खून के साथ वॉमिटिंग होना इसका प्रमुख लक्षण है। और एक और लक्षण है क्या, तो एक लक्षण और है, याद रखना नेक पेन होता है, यानी आपको गर्दन में पीड़ा होगा, सर्वाइकल में पीड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो केवल और केवल दो ही आपका सही है, पहला ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या है। मानवों में भ्रात यमज तब बनते हैं, भ्रात यमज का मतलब क्या हो भाई मेरे, ये देखिए यमज मतलब जुड़वा कितने प्रकार के, ट्विंस जो है दो प्रकार का होता है, ट्विंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कैसा ट्विंस होगा, तो भाई मेरे यहां देखिए पहला ट्विंस जो होता है उसको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, याद रखना भाई मेरे, कौन सा होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस, है ना, भात्र यमज, फ्रेटर्नल ट्विंस की बात कर रहे हैं। क्या होगा, इसमें किसी न किसी प्रकार की, ठीक है, एक मासिक चक्र में ध्यान में रखिएगा, एक मासिक चक्र में क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से
मासिक चक्र में, ठीक है, 2 अंडाणु बन जाते हैं, 2 अंडाणु बन जाएगा। ऐसा बनना नहीं चाहिए, एक ही अंडाणु बनता है बच्चे, लेकिन किसी न किसी प्रकार से एक मासिक चक्र में 2 अंडाणु, ये 2 अंडाणु बाहर निकल गया। लेकिन जनरली क्या होता है, एक ही अंडाणु होता है, ठीक है, 2 अंडाणु बाहर निकल गया बच्चे, अंडाणु है ये, अंडाणु यानी ओभा है अंडाणु। और इसको क्या किया, तो 2 अंडाणु को अलग अलग शुक्राणु क्या किया, निषेचित किया। ध्यान में रखिएगा, अलग अलग शुक्राणु इसको निषेचित कर रहा है, शुक्राणु निषेचित कर रहा है, ध्यान में रखिए बच्चे, शुक्राणु निषेचित कर रहा है, इसको भी दूसरा शुक्राणु निषेचित किया। और जिससे क्या हुआ, तो आपको एक जो है आपका क्या बन गया, तो ये जुड़वा बना। भाई मेरे इस जुड़वा में क्या होगा, तो इस जुड़वा में ध्यान में रखना है कि इस जुड़वा में आपको, ठीक है, ब्रदर भी हो सकता है ना, और आपको, ठीक है, ब्रदर सिस्टर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आपको सिस्टर भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है, ब्रदर, क्योंकि दोनों अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो रहा है। हो सकता है कि ब्रदर हो जाए, सिस्टर हो जाए, ब्रदर सिस्टर हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। अब दूसरा ट्विंस क्या होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ध्यान में रखिए बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब ये क्या होगा भाई, क्या हुआ कि एक अंडाणु है और इसका निषेचन, ठीक है, क्या हुआ, तो एक शुक्राणु से हो रहा है। ये देखिए शुक्राणु चला और इसका निषेचन कर दिया, इस शुक्राणु चला, इसका निषेचन कर दिया, शुक्राणु ये निषेचित कर दिया इसको, है ना, निषेचन कर दिया इसका, है ना। ये है ओभा है, या अंडाणु है, निषेचन। अब ये अंडाणु क्या हुआ, आपको 2 भाग में टूट गया, है ना, टूट गया, क्लीवेज हो गया, इसमें 2 भाग में टूट गया। और अलग अलग, ठीक है, आपको क्या हुआ, अलग अलग इंडिविजुअल्स को विकसित किया। जब अलग अलग इंडिविजुअल्स विकसित होगा तो ऐसा जो ट्विन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिकल ट्विंस कहलाएगा। इसमें या तो भाई होगा, या क्या होगा, बहनी हो सकता, अलग अलग नहीं होगा भाई मेरे। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, यानी समान होगा। ध्यान में रखिएगा, कमजोर भी होगा, इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं आएगा बच्चों में, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकता है बच्चे। ध्यान में रखना है, ये जुड़ भी सकता है, हाथ पैर जुड़ जाएगा, पैर हाथ जुड़ जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत सारा काम होगा, अच्छे से क्लीवेज अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जुड़ा हुआ ही बच्चा रह जाता है। तो ध्यान में रखना बच्चे, मैंने क्या कहा कि एक अंडाणु है, एक अंडाणु के 2 शुक्राणु निषेचित कर देते हैं, और जायगोट में प्रथम विदलन के कोरक, ये गड़बड़ है ना। तो अंडाणु का निषेचन एक ही शुक्राणु द्वारा होता है जायगोट, ये गड़बड़ है बच्चे। 2 अंडाणुओं का लगभग एक ही समय में निषेचन होता है ना। यहाँ देखिए 2 अंडाणु का एक ही समय में निषेचन हुआ और अलग अलग, ठीक है, क्या बन गया, तो बच्चे अलग अलग ट्विंस का निर्माण हुआ, जिसको आप क्या कहते हैं, तो बच्चे इसी को बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट देखते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये देखिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, ठीक है, आपको एनर्जी करेंसी। ध्यान में रखना भाई मेरे, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहा जाता है ना, एनर्जी करेंसी कहते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये किसका बना होता है, तो भाई ये बना किसका होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एटीपी निर्मित होता है, शायद जानते होंगे, एटीपी निर्मित होता है, किससे निर्मित होगा, निर्मित होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, किससे निर्मित होता है, तो पहला तो एडिनिन, याद रखना, नहीं अगर पता होगा तो लिख लीजिएगा भाई मेरे, एडिनिन से निर्मित होगा। दूसरा क्या होगा, राइबोज शर्करा इसमें पाया जाएगा, राइबोज शुगर। तीसरा इसमें क्या पाया जाएगा, तो भाई मेरे इसमें पाया जाएगा 3 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट, ठीक है, समूह पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है। यानी आपका जो एटीपी है 3 चीज से बना है, तो होता है एडिनिन, राइबोज शुगर, 3 फॉस्फेट ग्रुप। और बच्चे ये जो है एटीपी कहाँ निर्मित होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है। ध्यान में रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होगा, क्रेब्स चक्र के उपरांत ये निर्मित होता है, क्रेब्स साइकिल के उपरांत निर्मित होता है। ये याद रखनी है, किस साइकिल के उपरांत, क्रेब्स साइकिल के उपरांत निर्मित होता है। चल, तो याद रखना बच्चे, है ना, क्रेब्स साइकिल के उपरांत ये निर्मित होता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ठीक, गोल्जी उपकरण क्या होता है भाई मेरे, आपको पता है कि गोल्जी उपकरण ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर जैसा काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा है। भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक भाग है। बच्चे आपको पता है भोजन के भाग कौन कौन होते हैं, तो भोजन के भाग कौन कौन है, सबसे पहले है कौन, तो बच्चे ये 7 भाग, आजकल हम 7 बताते हैं, कौन कौन, तो बच्चे 7 है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सरलता से ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है फैट, है ना। तीसरा है प्रोटीन, है ना। चौथा क्या है भाई मेरे, चौथा है विटामिन्स,
विटामिन्स। पांचवा क्या है भाई मेरे, तो मिनरल्स है, खनिज लवण मिनरल्स है। छठा क्या है भाई मेरे, तो ये वाटर है, वाटर, क्योंकि सभी जैविक अभिक्रियाएं किसमें होता है, तो आपको जलीय माध्यम में ही होता है। और सातवां क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और सातवां क्या है, तो आजकल बड़ा ज़रूरत होता है बच्चे, क्योंकि भाग दौड़ के जीवन में रफेज चाहिए खाना ना, सलाद वलाद खाते हैं, देखिए हर खाने में ही सलाद होता है, रफेज चाहिए भोजन को बाहर निकालने में। तो रफेज तो नहीं है, चारा है, तो चारा मार सकता है, चारा एक्चुअली होना नहीं चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था भाई, तो रफेज होना चाहिए था, हाँ रफेज होना चाहिए था, है ना, याद रखिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कारण टिटनस रोग कहलाता है, तो टिटनस रोग क्या कहलाता है, लॉकजॉ कहलाता है। ये किसकी वजह से होता है, तो भाई 2-3 बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा। यह जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कारण होता है। कौन सा जीवाणु के कारण होता है, इट इज ड्यू टू, ठीक है, आपको बैक्टीरिया। ये किसके किस जीवाणु के कारण होगा, तो क्लोस्ट्रोडियम टिटेनी के कारण, क्लोस्ट्रोडियम 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 टिटेनी के कारण होता है, टिटेनी के कारण, है ना, टिटेनी के कारण होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, कारण। और क्या होगा, तो बच्चे इसमें लॉकजॉ हो जाता है। और याद रखिएगा कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। बड़ा अच्छा सवाल है, किसको इफेक्ट करेगा, तो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। और क्या होगा भाई मेरे, तो याद रखना है कि इसमें एटीएस, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है, हाँ, जिसको टेटवैक कहते हैं, खूब लगाता है लोग, हल्का सा, ठीक है, जंग वंग से लगा हुआ से कट गया तो ये लगाता है बच्चे, ठीक है, एटीएस इंजेक्शन लगाता है। या इसका वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन याद रखना है कि इसके लिए वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन क्या होगा, डीपीटी, डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं, डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस का वैक्सीन आप लगाएंगे। गैंग्रीन, ये क्या होता है भाई मेरे, गैंग्रीन, गैंग्रीन, गैंग्रीन क्या होता है, तो गैंग्रीन भी एक प्रकार का रोग है ना, गैंग्रीन भी एक प्रकार का रोग होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, तो उत्तक का विनाश बच्चे, टिश्यूज का, ठीक है, विनाश, उत्तक का विनाश कहलाता है, उत्तक का विनाश कहलाता है। यानी आपका टिश्यूज क्या होगा, तीव्र गति से होगा, उसका क्षय होने लगे तो उसको गिंगेल्स कहा जाता है। आजकल ये बड़ा चर्चा में है, उत्तक का विनाश आजकल ये बड़ा चर्चा में है बच्चे। कौन, तो ये देखिए सिंगल्स बड़ा चर्चा में है। क्या होता है सिंगल्स, तो सिंगल्स जो है भाई मेरे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, तो जनरली चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का ही एक रूप है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का एक रूप है, जिसमें आपका चकता बड़ा हो जाता है, बड़ा चकता हो जाएगा, शरीर पर क्या होगा, बड़ा चकता हो जाता है ना, तो याद रखना, चकता बड़ा बड़ा चकता आएगा, इसको सिंगल्स कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हार्मोन्स के लिए कौन सी बात सही है, यह सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होता है, सही है ना, ध्यान में रखिए, सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होता है। ये सब प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, सब प्रोटीन्स नहीं होते बच्चे। आपको पता है, मैंने कई बार कहा है कि हार्मोन्स 2 चीज का बना होता है, हार्मोन्स, एक तो प्रोटीन है ना, दूसरा स्टेरॉइड्स। एक प्रोटीन का निर्मित होगा, दूसरा किसका निर्मित होगा, तो स्टेरॉइड्स का। बहुत सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड्स से निर्मित होते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं, जैसे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, याद रखना बच्चे, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ध्यान में रखिएगा, ये किसका बना होगा, स्टेरॉइड्स का। जैसे आपको बच्चे एस्ट्रोजेन, ये किसका बना होगा, तो ये भी आपको बना होगा, ध्यान में रखिएगा, ये भी स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। तो ये सब प्रोटीन नहीं होते, ये भी आपको सही है, कारण ये उत्प्रेरकों का काम करता है ना, उत्प्रेरक का काम करेगा, ये उत्प्रेरकों का काम करता है। तो बच्चे उत्प्रेरक, यहां अगर जैव उत्प्रेरक रहता तब तो हम मार देते आंसर, लेकिन ठीक है, यह आपको उत्प्रेरकों का काम करता है, थोड़ा बहुत सही भी है और थोड़ा बहुत गलत भी है। देखिए, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स ये क्या होता है, तो बच्चे सिग्नलिंग एजेंट होता है, सिग्नलिंग एजेंट है, सिग्नलिंग एजेंट है ना, याद रखना, सिग्नलिंग एजेंट है। और एक पहला चीज, दूसरा चीज क्या है कि यह, ठीक है, यह आपको जो है, यह शरीर के अंगों को उत्तेजित करता है, शरीर के अंगों को उत्तेजित करता है, ध्यान में रखिएगा, अंगों को उत्तेजित करता है, ध्यान में रखिए बच्चे, शरीर के अंगों को क्या करेगा, उत्तेजित करता है, एक बात हो गया।
दूसरी बात क्या हो गई कि यह जो है आपको बायोकैटलिस्ट जैसा काम करता है, मान सकते थे, क्योंकि यहां उत्प्रेरकों की भांति काम करता है। तो देखिए हार्मोन्स का यूटिलाइज हो जाता है शरीर में, ठीक है, इसका शरीर में उपयोग हो जाता है, जबकि कैटलिस्ट जो है अभिक्रिया के उपरांत भी बचा रहता है, तो इसका शरीर में उपयोग हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, शरीर में उपयोग हो जाएगा किसका? हार्मोन्स का। इसीलिए इसको उपयोग हो जाता है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? तो उत्प्रेरक नहीं कहेंगे भाई मेरे, है ध्यान में रखिएगा, इसको उत्प्रेरक नहीं कहेंगे। तो ये उत्प्रेरकों का काम करता है, ये गलत है, गलत है बच्चे, ये गलत है, तो गलत हो गया। ये आंसर क्या होगा? कह रहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं कौन हो गया? तो यही सही नहीं हो गया, है ना। मैंने इसको काटा नहीं है बच्चे, सही नहीं है, ये उत्प्रेरकों का काम करते हैं। ये क्या है? तो आपको गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सिग्नलिंग एजेंट होता है उत्प्रेरक, है ना, बोलते हैं हार्मोन्स, और ये क्या करता है? शरीर के अंगों को उत्तेजित करता है और इसका शरीर में उपयोग हो जाता है। जबकि उत्प्रेरक जो है वह, ठीक है, आपको अभिक्रिया के उपरांत भी बचा रहता है ना। तो ऐसा नहीं है हार्मोन्स के केस में। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है? तो आपको पता है फेफड़ा सर्वाधिक प्रदूषित होगा, है ना। मस्तिष्क जो है बच्चे, ये किससे प्रभावित होता है? तो आपको पता है मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क जो है ये, ठीक है, भी वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है, लेकिन पूछ रहा है सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन होगा? तो फेफड़ा, क्योंकि आपको पता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है आपके फेफड़ा के, ध्यान में रखना बच्चे, फेफड़ा के कुपिका को प्रभावित करता है। कुपिका मतलब, ठीक है, हो गया एल्वियोली को प्रभावित करता है ना, और एल्वियोली को प्रभावित करता है, और आपको बहुत सारा रोग हो जाता है, प्रभावित करता है। कौन सा रोग हो जाएगा? तो भाई मेरे आपको हो जाएगा अस्थमा। क्या हो जाएगा? अस्थमा रोग हो जाएगा, अस्थमा रोग हो जाता है, या ठीक है दम्मा बोलते हैं, अस्थमा को ही दम्मा बोल दीजिए, या आपको क्या बोले न्यूमोनिया जैसा रोग हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा ठीक है भयानक होता है, और ये प्रभावित किसको करेगा? तो आपके फेफड़े को प्रभावित करेगा, फेफड़ा के एल्वियोली को प्रभावित करेगा। किडनी याद रखना है कि किडनी जो है ना, ये भी आपको आजकल बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज लोग कर लेता है, ठीक है, तरह तरह का खाद्य पदार्थ खा करके। किडनी सबसे ज्यादा इफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो ध्यान में रखिए बच्चे कि अगर आप, ठीक है, आप क्या करते हैं? तो दर्दनाशक दवाई ज्यादा खाते हैं, तो जनरली नाइट्रोजिनस वेस्ट, याद रखना, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस कंपाउंड के खाने से आपको किडनी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। ये ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजिनस जो है नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ अगर ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो आपका किडनी प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा बैक्टीरियोफेज, ये देखिए, ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो वायरस है, वायरस को कौन अटैक करता है? तो वायरस जो है बच्चे, वायरस जब, ध्यान दीजिएगा, वायरस जब, ठीक है, वायरस जब बैक्टीरिया को क्या करता है? बैक्टीरिया को, ठीक है, बैक्टीरिया को ये करता है, परजीवी बनाता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, हाँ, तो इसे इफेक्ट करता है, तो इसे याद रखना, तो इसे क्या करते हैं? तो इसे आपको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ध्यान में रखें भाई मेरे, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो बैक्टीरियोफेज के बारे में सबसे पहले, ठीक है, एस टॉर्ट ने, याद रखना बच्चे, एस, ठीक है, टी, ये देखिए एस टॉर्ट ने, TWORT, टॉर्ट ने बताया था सबसे पहले, और बताया था, याद रखना है। बैक्टीरियोफेज के लाइटिक चक्र में क्या होगा? तो जैसे ही मेजबान को, ये देखिए बैक्टीरियोफेज क्या हुआ, किसी जीव को प्रभावित किया, तो सबसे पहले उसके डीएनए को ही वो क्या कर देता है? तो पचा लेता है। ध्यान में रखिए बच्चे, जैसे ही, ठीक है, बैक्टीरियोफेज किसी जीव को प्रभावित करेगा तो सबसे पहला काम क्या करता है? तो उसके डीएनए को वो क्या करता है? तो बच्चे वो डाइजेस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट द डीएनए ऑफ द होस्ट, एकदम याद रखिएगा। तो डीएनए ही खत्म हो गया तो काम ही खत्म हो गया, ठीक है, आपको जीव तुरंत खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज के लाइटिक चक्र में मेजबान डीएनए क्या करता है? ध्यान में रखिए, डीएनए को पचा जाता है, इसके न्यूक्लियोटाइड में पच जाता है। ध्यान में रखिए, इसके न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? पच जाएगा। किसके? तो वायरस के न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या करेगा? इसको पचा लेने का काम करता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, बैक्टीरियोफेज जो है, जब वायरस जो है बैक्टीरिया को अटैक कर देता है, उस पर परजीवी बन जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, उसे ही बैक्टीरियोफेज कहेंगे। गंगा का जल आपको क्या होता है? बैक्टीरियोफेज के कारण ही सड़ता नहीं है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के गुर्दे किस तंत्र का हिस्सा है? तो मल त्याग, ये देखिए मल त्याग, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मल त्याग तो नहीं होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? उत्सर्जन बच्चे, है ना, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा
है उत्सर्जन। उत्सर्जन में एक मल त्याग का हिस्सा जरूर है ना, तो डिफेकेशन नहीं कहेंगे बच्चे, मल त्याग नहीं कहेंगे। याद रखना उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, पोषण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है, श्वसन का हिस्सा नहीं है। मल त्याग, अब घर हर थाक करके, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। मल त्याग, मल तो अलग होता है, मल किससे त्याग होता है, तो एनस से। जनरली हम मूत्र का त्याग करते हैं, तो मान लीजिए इसको, है ना, ए नंबर मान लेते हैं, डिफिकेशन, है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, तो बच्चे एक्सक्रेटरी सिस्टम का आना चाहिए था, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में एक भाग कौन है, डिफिकेशन है ना। मान लेते हैं ए नंबर सही है, चलिए अच्छी बात है। तो मनुष्य का किडनी जो है वो पार्ट हो गया किसका, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है भाई मेरे, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम का भाग नहीं होता। लेकिन हम यहाँ भी थोड़ा सा क्या है, ठीक है, शब्द में गड़बड़ी है बच्चे, एक्सक्रेटरी सिस्टम होना चाहिए था, हिंदी में तो कुछ लिख देता है ना, तो इंग्लिश में सही होना चाहिए था। तो यहाँ एक्सक्रेटरी सिस्टम तो देख लेना है, अगर डिफिकेशन लिखा हुआ तब ये आंसर नहीं मारेंगे, तब ऊपर में से कोई नहीं मारेंगे, है ना। अगर इसको एक्सक्रेटरी सिस्टम कर देते हैं तब आप इस आंसर को मारेंगे। हिंदी में कुछ भी लिख देता है, हिंदी का हम नहीं दे रहे जवाब, इंग्लिश का जवाब ले रहे हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम होना चाहिए था, ठीक है। डिफिकेशन एकदम डिफरेंट वर्ड है। चलिए, डिफिकेशन मतलब होता है मल त्याग। मल त्याग का मतलब क्या हो गया कि आपको जो कठोर जो पदार्थ आपके शरीर में उसको बाहर निकालना, न कि, ठीक है, आपको लिक्विड पदार्थ को बाहर निकालना बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आज का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसे में ई होता, वहां कर देंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो तब मारेंगे ए, नहीं तो ई मारेंगे। चलिए, तो ये आज का सेशन है, इसी तरह से जुड़िए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कह रहा दूध से पनीर बनाना कौन सा चेंजेज है, दूध से पनीर बनाना। अच्छा, दूध से पनीर कैसे बनाएंगे, दूध है ना, दूध लीजिए, दूध से पनीर बना लीजिए। आज हम पनीर बनाइए लेते हैं। यहाँ पर दूध से पनीर कैसे बनाते हैं, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, एक जो है ना कवक होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, उसका यूज करेंगे, है ना, सेरिवेसी का यूज करेंगे और आपको दूध से पनीर बना लीजिए, कोई बात नहीं, पनीर बना लीजिए। अच्छा, पनीर दे देंगे, बोलेंगे दूध बनाओ, बनेगा, नहीं बनेगा। तो बच्चे फिजिकल स्टेट यहाँ चेंज हो गया, ध्यान में रखिएगा, ये कभी संभव नहीं है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।